हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम नानकी भवेजा है। आई एम फैकल्टी फॉर इकोनॉमी। स्टूडेंट्स, मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी थी जहाँ पे इकोनॉमिक्स की जितनी भी एनसीईआरटी है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड 9th टिल स्टैंडर्ड 12th, उसको मैं चैप्टर बाय चैप्टर एंड ऑब्वियसली बुक बाय बुक कवर करवा रही हूँ। ये सीरीज स्पेशली उन बच्चों के लिए स्ट्रक्चर्ड है, डिज़ाइंड है, आर्टिकुलेटेड है, जिनको इकोनॉमिक्स से बहुत डर लगता है। क्यों? क्योंकि उनके पास रीज़न है। पहला कि हमारा बैकग्राउंड जो है ना वो कॉमर्स वाला नहीं है, हमें मैथ्स नहीं आती है, हमारे को राइट अप्रोच नहीं पता है सब्जेक्ट को पढ़ने की, क्योंकि बहुत सारे जार्गन्स हैं। हमने क्या किया, रमेश सिंह उठाई, नितिन सिंघानिया उठाई, मैम कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड अल्टीमेटली एक वो फियर इतना पाइल अप हो चुका है दैट वी हैव गिवन अप ऑन दिस सब्जेक्ट। तो अगर आप भी वैसा ही कुछ फील कर रहे हैं, वैसी सी ही बोट में है, देन यू आर एट द राइट प्लेस। नाउ राइट प्लेस पे तो है, बट क्या राइट स्टार्टिंग पॉइंट पे है? नहीं। अगर आप ये सीरीज का हिस्सा चैप्टर 3 ऑफ क्लास 11 से बन रहे हैं, देन यू आर नॉट एट द राइट स्टार्टिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि इससे पहले मैं क्लास 9th की, क्लास 10th की एनसीईआरटी कवर करवा चुकी हूँ। उन एनसीईआरटीज़ को कवर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आपकी बेसिक टर्म्स के ऊपर पकड़ बनाती है, ग्रिप बनाती है, वोकेबलरी डेवलप करती है। उनको भी मैंने इतनी आसान ल्यूसिड भाषा में बताया सो दैट आपको कभी भी कोई चीज़ रटने की ज़रूरत ना पड़े। अगर 9th एंड 10th में आप इकोनॉमिक्स की वोकेबलरी मेरे साथ बिल्ड कर लेते हो, तो क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है, अब उसमें जब थोड़ा सा हम डीप डाइव करना स्टार्ट करेंगे तो अब आपको समझने में, रिटेन करने में, इंटर कनेक्शन बिठाने में दिक्कत नहीं आएगी। तो राइट पॉइंट पे, राइट प्लेस पे आ गए हो, बस राइट पॉइंट से स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि पेपर आपको देना है। ultimately you have to write paper, ultimately you have to read different standard books, ultimately you have to read foundation and attend foundation program. अब वहाँ पे अगर आप एक्सपेक्ट करते हो फैकल्टी से, मेंटर से, मान लीजिए आप कोई ऑनलाइन प्रोग्राम में हो या ऑफलाइन प्रोग्राम में एनरोल्ड हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो वहाँ बैठ के फूड सिक्योरिटी के बेसिक्स समझाएंगे कि हमें तो फूड सिक्योरिटी पता नहीं, वहाँ पे वो आपको फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड पॉलिसी बताएंगे इंडिया की। क्योंकि अगर वो बेसिक समझाने वहाँ फाउंडेशन प्रोग्राम में बैठे तो वो पॉलिसी आपको एग्ज़ाम रेडी कैसे कराएंगे? उनका काम है आपको पॉलिसी समझाना। अगर आपको ये टर्म की समझ नहीं आ रही है कि ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन कैपिटल से कैसे डिफरेंट है, तो जब क्लास में आपको लेबर रिलेटेड रिफॉर्म्स बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे वो समझाए जाएंगे, तब आप फिर से इस चीज़ को अपने ऊपर रीइंफोर्स करोगे कि इकोनॉमिक्स तो सच में बहुत टफ सब्जेक्ट है। मेरी नज़र में इकोनॉमिक्स टफ सब्जेक्ट नहीं है, इट इज़ अ टेक्निकल सब्जेक्ट। टेक्निकल क्यों? इसकी एक राइट अप्रोच होती है, एक फ्लो में ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। पहले बेस बिल्ड किया, फिर फर्स्ट फ्लोर बिल्ड किया, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड द स्काई स्केपर बिल्ड किया। बट अगर आप चाहते हो कि सीधा मैं टॉप माले पे पहुंच जाऊं, वो नहीं हो सकता। यू नीड टू press the zero button, the lift will go from 0 1 2 3 4 5 and onwards. तो अपनी जर्नी को, यूपीएससी जर्नी को, ये जो मैं आपको अप्रोच बता रही हूँ, इट इज़ जस्ट नॉट एप्लीकेबल फॉर टैकलिंग दी इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी। जितना स्ट्रक्चर, देखो स्ट्रक्चर्ड तरीका जो भी होता है ना, इट इज़ टाइम टेकिंग। अब तुम स्किप करने की कोशिश करोगे तो अल्टीमेटली बाद में जाके परेशान होगे और फिर से तुम यहाँ स्क्रैच पे आओगे। तो अच्छा है ना कि हम पहले से ही सही अप्रोच के साथ चले, सो दैट आगे जब थोड़ी एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो हम ईजिली अब्जॉर्ब कर पाएँ, ईजिली ग्रास्प कर पाएँ, रिटेन कर पाएँ और फ्रस्ट्रेट ना हो। क्योंकि ये जो यूपीएससी की जर्नी है ना, ये बहुत टीडियस होती है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टॉल ऑन योर मेंटल फिजिकल हेल्थ। तो हमें ये कोशिश करनी है कि किस तरीके से ये हम अपनी जो जर्नी है इसको ईजी बनाएं, सो दैट हमारी जो एनर्जी है वो एंड तक रिटेन रहे। क्योंकि इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट क्लियरिंग प्रिलिम्स है, मेंस है, देन इंटरव्यू है। सो आई हैव ऑफन सेड दिस टू माई स्टूडेंट्स दैट यूपीएससी जर्नी इज़ लाइक रनिंग अ मैराथन, नॉट अ स्प्रिंट। आपको सारी एनर्जी बहुत तेज़ भाग के कम टाइम में कवर करके इनिशियल प्रीलिम स्टेज पर ही लगानी। प्रीलिम्स तो सिर्फ एक एंट्री बैरियर है, मेन गेम तो स्टार्ट होता है मेंस से।
जब आपकी सारी नॉलेज अगली पिछली टेस्ट हो जाती है along with establishing interlinkages with the current affairs। तो करंट अफेयर्स को समझना है, क्योंकि देखो न्यूज़पेपर इज ऑलवेज डोमिनेटेड बाय इकोनॉमिक्स की न्यूज़। इंटरनेशनल रिलेशन समझना है तो पॉलिटी की समझ कम, इकोनॉमिक्स की समझ ज़्यादा होनी चाहिए। इंटरव्यू में इकोनॉमिक्स के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पूछा ही जाएगा। तो वहाँ पे हो सकता है कि जो पूछा जाए वो डायरेक्टली आपको उसका आंसर करना नहीं आता हो, लेकिन अगर लॉजिक क्लियर है तो आप फटाफट से चीज़ों को कनेक्ट करके एक आंसर दे सकते हो, राइट। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर आप ये सीरीज़ को यहाँ 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी पार्ट 2 से स्टार्ट कर रहे हो, आप सही जगह पे तो पहुँच गए हो, सही स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं पहुँचे हो। तो मैम सही स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? आप पार्ट 9 मतलब क्लास 9th की एनसीईआरटी से स्टार्ट करो और धीरे 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 भले उसकी स्पीड इंक्रीज करके देखो, फिर आप क्लास 11th की एनसीईआरटी पे आओ। और जो बच्चे शुरू से देखते आ रहे हैं तो वो तो बिल्कुल सही अप्रोच के साथ चल रहे हैं, और अब मैं उनको कवर करवाने वाली हूँ पार्ट 2 ऑफ द क्लास 11th एनसीईआरटी। तो स्टूडेंट्स एक छोटा सा क्विक रीकैप लेते हैं। तो 11th की एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी चैप्टर 1 एंड 2 के साथ। चैप्टर 1 में हमने क्या बात करी थी कि इंडियन इकोनॉमी जो है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसकी क्या स्थिति थी, क्या पोजीशन थी, क्या शेप थी, याद आ रहा है कुछ? तो चैप्टर 1 में हमने डिफरेंट सेक्टर्स देखे। एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, डेमोग्राफी की हमारी क्या पोजीशन थी, क्या लिटरेसी रेट था, क्या इन्फैंट मोर्टालिटी रेट था, ये सारी बातें करी। फिर चैप्टर 2 में हमने बात करी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, अब जब हमारी गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था, विच इज़ कि अब इकोनॉमी को आगे कैसे लेके जाना है। That is where they decided to make plans. For that, they made a planning commission, which was chaired by Jawaharlal Nehru जी। एंड किस तरीके से इस प्लान्स के क्या गोल्स थे, क्या इसमें डिसीजंस लिए गए, वो डिसीजंस हर सेक्टर के लिए थे। हमारा फाइनेंशियल सेक्टर कैसा होगा, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा होगा, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको हम कैसे टर्न अराउंड करेंगे। उसमें से कुछ डिसीजंस डेफिनेटली फ्रूटफुल रहे, बेनिफिशियल रहे, लेकिन बहुत सारे डिसीजंस टर्न्ड आउट टू बी फॉल्टी, टर्न्ड आउट टू बी नेगेटिव फॉर द इंडियन और द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब वो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्सेंचुएट हो गई ओवर द टाइम दैट 1991 में इंडिया को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट करना पड़ा। आ रही है बात समझ? अब वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले ऐसी क्या सिचुएशन बन गई थी, फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में हमने क्या चीज़ें एक्सेप्ट करी, क्या रिफॉर्म्स लेके आए, इज़ व्हाट वी विल रीड इन चैप्टर 3। सो आर वी गुड टू गो? आर वी क्लियर? चलते हैं हम अपनी स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। सो स्टूडेंट्स, माई क्वेश्चन, अगर चैप्टर 2 अच्छे से पढ़ा था कि हम क्या क्या रिफॉर्म्स लेते जा रहे थे एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, ट्रेड में, ठीक है ना, तो बहुत सारे आंसर्स तो आपको खुद आने लग जाएंगे। क्योंकि जब मैंने आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि भाई जितने भी मेजर सेक्टर्स थे, गवर्नमेंट में बोला वी विल कीप इट अंडर आर कंट्रोल, प्राइवेट सेक्टर को अंदर नहीं आने दिया, लिमिटेड पार्टिसिपेशन, लाइसेंस राज था। इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स का अलाउड था, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा टैक्सेस ड्यूटीज़ लगा देते थे। एक्सपोर्ट हमारे पास करने कुछ लायक ज़्यादा था भी नहीं, और हमको एक्सपोर्ट करना अलाउड भी नहीं था। क्यों? अल्टीमेट गोल था सेल्फ सफिशिएंसी, ठीक है, बट उसमें से बहुत सारी चीज़ें हमारे अगेंस्ट टर्न हुई। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला क्या बोला मैंने, हम लोग इंपोर्ट तो कर रहे थे क्या, कैपिटल गुड्स, मशीन्स बनाने के लिए, मतलब गुड्स बनाने के लिए इंडिया में हम मशीन्स एंड टूल्स इंपोर्ट कर रहे थे, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी भी लगा देती थी गवर्नमेंट, जिससे कॉस्ट ऑफ गुड्स बहुत इंक्रीज हो जाती थी। अच्छा, अब एक्सपोर्ट कुछ कर नहीं रहे थे, तो इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कुछ कर नहीं रहे, तो इनकम कहाँ से आएगी, स्पेशली इनकम ऑफ डॉलर्स। डॉलर कहाँ से आएगा? जब तक कुछ बाहर बेचोगे नहीं तो रिटर्न में पेमेंट डॉलर्स में होती है, हम बेच रहे नहीं, डॉलर आ नहीं रहे, इनकम हो नहीं रही, ठीक है ना। गवर्नमेंट क्या कर रही थी, गवर्नमेंट बोरो करके
बोरो करके स्पेंड कर रही थी, क्योंकि जो खर्चे हैं डेली बेसिस के, जो वेलफेयर प्रोग्राम चलाना है, जिसको सब्सिडी देनी है, वो तो देनी ही है ना। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही थी, दुनिया भर की कंट्रीज से बोरो कर रही थी और स्पेंड कर रही थी। और स्पेंड एक तो होता है कि कुछ असेट बना लिया, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, नहीं, जो डेली एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे सब्सिडीज़, जैसे गवर्नमेंट के डिफरेंट बिल्स, उस पर खर्चा हो रहा था। उस वजह से कंट्री में हर चीज़ का प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा था। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, महंगाई बढ़ रही थी तो बिजनेस फेल हो रहे थे। एट द सेम टाइम हमने बोला था ना, मेजॉरिटी ऑफ जो बिजनेस है जो वुड बी अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट कंपनीज। तो बेसिकली जो पब्लिक कंपनीज थी, क्योंकि बाहर से कोई गुड्स आ नहीं रहे थे, बाहर से कोई कंपनी भी इंडिया में आके बिजनेस करना अलाउड नहीं था, तो जो पब्लिक कंपनीज थी उनको कोई कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ता था। कंपटीशन नहीं फेस करना पड़ता था तो वो क्या हो रही थी, इनएफिशिएंट हो रही थी, इनएफिशिएंट हो रही थी, दे वर मेकिंग ह्यूज लॉसेस। तो ये जो बोरो कर रहे थे ना बहुत सारा पैसा, तो ये लॉसेस को कोप अप करने में जा रहा था। देयर वॉज अ सिचुएशन, अच्छा नहीं, अभी प्राइवेट सेक्टर अलाउड नहीं था, क्यों? प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज ही तो नहीं करा जा रहा था, क्यों? क्योंकि हर चीज़ के लिए तो लाइसेंस चाहिए था। तो ये बैकग्राउंड हुआ। इससे निकल के क्या आया, इससे आउटकम फाइनली क्या निकला कि हमारे पास बाहर से इंपोर्ट, असेंशियल आइटम्स इंपोर्ट करने के लिए भी ना, असेंशियल आइटम्स जैसे तेल हो गया, क्रूड ऑयल हमारे यहाँ नहीं मिलता, हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, क्रूड ऑयल का बिल पे करने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। वी हैड रिजर्व्स दैट कुड जस्ट क्लियर 11 डेज का इम्पोर्ट बिल। तो 11वें दिन के बाद क्या करोगे? एट द सेम टाइम देर वॉज नो कंट्री विच वॉज रेडी टू लेंड टू इंडिया। कोई उधार देने को तैयार नहीं था, नो कंट्री वॉज रेडी टू लेंड। क्यों मैम, क्यों नहीं दे रहे थे? अब देखो, तुम्हें पता चले कि तुम्हारा एक ऐसा दोस्त है जो जब देखो उधार मांगता रहता है और उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत कर्जा है, वुड यू बी रेडी टू गिव और एक्सटेंड लोन टू दैट पर्सन, इवन इफ इट इज़ तुम्हारा कितना भी अच्छा फ्रेंड हो? तो बस वही चीज़ इंडिया के साथ हुई, दैट नो कंट्री वॉज रेडी टू लेंड। पैसा था नहीं, खर्चे वहीं के वहीं खड़े थे, ठीक है। रिजर्व्स, डॉलर के जो रिजर्व्स, उनको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, डॉलर जो हैं वो हमारे डिप्लीट होते जा रहे थे। अच्छा, इंडिया में ना डॉलर्स आने का एक बहुत बड़ा सोर्स था, इंडिया से बहुत सारे लोग ना माइग्रेट करके गल्फ कंट्रीज़ में काम करने गए हुए थे, एज लेबर काम कर रहे थे अलग अलग पोजीशंस पे। तो वहाँ से वो बहुत सारे पैसे, मतलब पैसे फैमिली के सस्टेनेंस के लिए अपनी फैमिली जो उनकी इंडिया में रह रही थी उनको रिपैट्रिएट करते थे। अचानक से गल्फ कंट्रीज़ में क्राइसिस आया, वहाँ पे बहुत लंबा शटडाउन लग गया, तो ये जो पैसे आते थे ना इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स, इन द फॉर्म ऑफ रिपैट्रिएशन, वो भी बंद हो गए। तभी तो सिर्फ हमारे पास 11 दिन का पैसा बचा था, 12वें दिन अगर कुछ इम्पोर्ट करना है तो पैसे नहीं थे हमारे पास। तो अब जाए तो जाए कहाँ? दैट इज़ वेयर इंडिया अप्रोच्ड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक फॉर लोन। ये दो ऐसे मल्टीलेटरल ग्लोबल लेवल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कंट्रीज़ को मदद करते हैं, स्पेशली वो कंट्रीज़ जो डेवलपिंग हैं और लीस्ट डेवलप्ड है, जिनको मदद की ज़रूरत है, जिनके फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ कब हेल्प करता है? आईएमएफ हेल्प करता है जब आपके फॉरेन पेमेंट में कुछ क्राइसिस वाली स्थिति आ जाए। तो हमारे तो फॉरेन पेमेंट में क्राइसिस की स्थिति थी, इंटरनली भी स्थिति बहुत बुरी हालत थी। तो इन दोनों ने बोला ओके वी आर रेडी टू लेंड। अब इन दोनों इंस्टीट्यूशंस ने बोला हम आपको लोन दे देंगे, हम आपको इस सिचुएशन से रेस्क्यू कर लेंगे, लेकिन वी हैव अ कंडीशन। व्हाट इज दैट कंडीशन? यू हैव टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन योर इकोनॉमिक सिस्टम। यू हैव टू ब्रिंग रिफॉर्म्स कि आपकी इकोनॉमी किस तरीके से फंक्शन करती है। इंडिया हैड टू अग्री, क्योंकि अब कहते हैं ना बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो इंडिया को अग्री करना पड़ा, गवर्नमेंट को अग्री करना पड़ा उसके लिए, एंड इंडिया में अडॉप्ट करी गई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991।
है ना इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब ये जो रिफॉर्म्स थे ये दो टाइप के थे, एक थे स्टेबलाइजेशन, एक थे स्ट्रक्चरल। स्टेबलाइजेशन, स्ट्रक्चरल, ये क्या मतलब? सो बेसिकली स्टूडेंट्स, आग लगती है जब, ठीक है ना, मान लीजिए एक एरिया है वहाँ पे बिल्डिंग्स में बार बार आग लगती है, तो इमीडिएट रिलीफ मेजर क्या है? फटाफट से फायर ब्रिगेड बुलाओ। लॉन्ग टर्म मेजर क्या है कि गवर्नमेंट एक ऐसा रूल बना दे कि अब से जब भी कोई नई बिल्डिंग बनेगी, कोई शोरूम बनेगा, तो उसमें फायर स्प्रिंकलर सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, सो दैट बार बार लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम ना आए। लेकिन फायर फाइटिंग सिस्टम अडॉप्ट करना इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम, ऐसा थोड़ी इमीडिएटली लोग इतना पैसा स्पेंड करके वो सिस्टम को अडॉप्ट कर लेंगे। So that is why reforms was divided into two parts. Stabilization reforms, कि भाई ये जो इतना इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ पड़ा है कि लोग चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उसको रिजॉल्व करो। और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये टर्म्स अभी आपके 12th में फिर से आएंगे। ये जो आपका इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का इम्बैलेंस है ना, इम्पोर्ट ज़्यादा करते हो, एक्सपोर्ट कुछ करते नहीं हो, इसको रिजॉल्व करो। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में हम देखेंगे कि कैसे हम इंडियन इकोनॉमी की कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज कर सकते हैं, एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, सो दैट ये दिक्कत जो है ना ज़िंदगी में कभी वापस इंडिया को फेस ना करनी पड़े। तो रिफॉर्म्स को एक एक करके पढ़ेंगे। रिफॉर्म्स को हम मेजरली नाम से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम से समझते हैं, और ऐसे ही समझना है। तो स्टार्ट करते हैं लिबरलाइजेशन से। लिबरलाइजेशन का मतलब लिबरल हो जाना, टू लेट लूज द थिंग्स दैट यू आर होल्डिंग टाइटली। मेरे पेरेंट्स बड़े लिबरल हैं, ज़्यादा टोका टाकी नहीं करते, दैट इज़ वॉट इज़ बीइंग अ लिबरल पेरेंट। तो हमने क्या किया, जितने डिफरेंट सेक्टर्स थे इंडियन इकोनॉमी के, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे वो एक्सटर्नल ट्रेड का सेक्टर, मतलब व्यापार जो हम दूसरे देशों के साथ कर रहे हैं, वहाँ पे हमने ढील छोड़ी। तो हम लिबरलाइजेशन को डिफरेंट सेक्टर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या डिसीजंस लिए, वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हम फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, हम ट्रेड इन्वेस्टमेंट में क्या हमने चेंजेस किए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, फॉरेन एक्सचेंज सेक्टर में, सब पे एक दो तीन तीन लाइंस हम समझेंगे। ठीक है जी, चलो स्टार्टिंग विद द इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। अब तक तो अगर तुमने मेरे से पार्ट 1 ऑफ 11th NCERT पढ़ा तो तुम्हें समझ आ ही रही होगी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे पहले क्या करने की ज़रूरत थी। प्राइवेट जो पार्टिसिपेशन है उसकी एंट्री को अलाउ करो। क्यों? क्योंकि मैम आप ही तो कह रहे थे कि ये जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, दे वर लॉस मेकिंग यूनिट्स, दे वर नॉट जनरेटिंग एनी प्रॉफिट्स, इनएफिशिएंट हो गई थी, एम्प्लॉयज़ लेथार्जिक हो गए थे, क्योंकि कोई कंपटीशन देने वाला था ही नहीं। कंपटीशन कब आएगा? जब प्राइवेट एंटिटीज़, प्राइवेट सेक्टर आएगा, नई टेक्नोलॉजी, नई एफिशिएंसी, नई एनर्जी के साथ आएगा। ये जो लाइसेंस चाहिए था हर चीज़ के लिए कि फर्म खोलनी है, फर्म में प्रोडक्शन एक्सपैंड करना है, फर्म को क्लोज करना है, तो ये सारी चीज़ें जो लाइसेंस राज था, इट वॉज प्रमोटिंग व्हाट? इट वॉज प्रमोटिंग रेड टेपिज्म, इट वॉज प्रमोटिंग करप्शन इन इंडिया। उसको अबॉलिश करो। मेरी इच्छा है मैं कंपनी खोलूँगी, मेरी इच्छा है कि मुझे बंद करनी है, मैं बंद करूँगी। हर चीज़ के लिए लाइसेंस लेने की क्या ज़रूरत है? हाँ, अगर आप कोई स्ट्रैटेजिक सेक्टर में हो, जैसे डिफेंस, रेलवेज, कोई हेजार्डियस गुड्स जैसे आपके केमिकल्स हो गए, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, इसमें अगर आपको डील कर रहा है तब आपको लाइसेंस लेने गवर्नमेंट के पास आना पड़ेगा। अब तो आज 2025 की बात करें तो गवर्नमेंट तो इसमें भी अब काफ़ी ईजी रिलैक्स्ड पॉलिसी लेके आ चुकी है। प्राइजिंग जो होगी चीज़ों की, उसका मोटिव ये नहीं होगा वेलफेयर। बहुत हमने वेलफेयर का डंका बजा लिया, हो गए 40-45 साल इंडिपेंडेंस को, अब थोड़ा सीरियस बिजनेस की बात करते हैं। ये जो सेक्टर्स हमने रिजर्व कर रखे थे ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, कि कुछ सेक्टर्स, कुछ चीज़ें जो है स्मॉल स्केल या कॉटेज इंडस्ट्री ही द्वारा ही प्रोड्यूस करी जाएगी, वो भी बोला उसको अबॉलिश कर दो। तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है, एफिशिएंसी है, तुम्हारे पास कैपेबिलिटी है, तुमको जो आता है वो बनाओ और मार्केट में बेचो एट द प्राइस विच यू थिंक इज़ राइट। लेट द कस्टमर डिसाइड। कस्टमर को लगेगा अगर हाँ वाजिब दाम है तो वो खरीदेगा, कस्टमर को लगेगा महंगा है तो वो तुमसे नहीं खरीदेगा, तुम अपने आप उस प्राइस को चेंज कर लोगे।
दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस बाय मार्केट फोर्सेस. लेट द मार्केट डिसाइड. अच्छी चीज़ दोगे तो लोग देंगे ना पैसा, और उनको लग रहा होगा कि बहुत महंगा है, वो तुम्हें नहीं देंगे पैसे. अपने आप को तुमको कम करना ही पड़ेगा प्राइस. तो ये थे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स. फिर हमने क्या किया, फाइनेंशियल सेक्टर को लिबरलाइज किया. कैसे? आरबीआई का जो रोल था पहले बिफोर 1991, एक तो प्राइवेट बैंक्स को बैंकिंग ऑपरेशन, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना अलाउड ही नहीं था. दूसरा, आरबीआई वाज मोर ऑफ अ रेगुलेटर. हर चीज़ में टोका टाकी. बैंक किस रेट पे लोन देगा, कौन डिसाइड कर रहा था? आरबीआई डिसाइड कर रहा था. आरबीआई का रोल चेंज किया. फ्रॉम अ रेगुलेटर इट वाज मेड अ फैसिलिटेटर. भाई आपका काम है चीज़ों को फैसिलिटेट करना. आपको ये देखना है कि बैंक्स ठीक से फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहीं वो इस तरीके से अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट तो नहीं कर रहे कि लोगों का, इन्वेस्टर का पैसा बर्बाद हो जाए, नुकसान हो जाए. तो आपको हर चीज़ रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. लीव इट टू द मार्केट फोर्सेस. नो, जो बैंक सस्ता ब्याज देगा, सस्ते ब्याज पे लोन देगा, लोग अपने आप उसके पास जाएंगे. इससे कंपटीशन आएगा. दूसरा बैंक उसको देख के अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करेगा कि भाई मैं भी इस रेट पे, इस इंटरेस्ट रेट पे लोन एक्सटेंड कर पाऊँ. सही बात बोल रहे हैं ना, लॉजिकल बात बोल रहे हैं. क्या हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं? नहीं, हम इंडियन इकोनॉमी की शेप कैसे चेंज हुई ओवर द टाइम वो देख रहे हैं. राइट? चलो, तो प्राइवेट बैंक्स आए. प्राइवेट बैंक्स के साथ फॉरेन बैंक्स का भी एंट्री इंडिया में अलाउ किया. बैंक्स को ज़्यादा फ्रीडम दी, क्योंकि फॉरेन बैंक अगर आएगा, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाओगे, दे विल रन अवे विद इन एन ईयर, और प्रॉबेबली वो लोग आएंगे ही नहीं. अच्छा, उसी टाइम पे ना 91 के अराउंड एक स्कैम हुआ था बहुत फेमस. नाम सुना है ये? विच इज़ हर्षद मेहता स्कैम, विच वॉज रिलेटेड टू इक्विटी, स्टॉक मार्केट जिसको हम बोलते हैं. तो अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स, जैसे आप जैसे मुझ जैसे लोग जिन्होंने अपना हार्ड अर्न मनी वहाँ पे लगा रखा है, उनका जो ट्रस्ट है वो वहाँ से हटने, इवेड होने लग गया था, इरोड होने लग गया था. To bring back the trust of the investors, गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश करा एक वॉच डॉग बाय द नेम ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. इसका काम क्या था? यू बी द रेगुलेटर, यू बी द वॉच डॉग ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, सो दैट मार्केट में जो कंपनीज हैं उन, जब वो शेयर्स इशू करें, आपको बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ आ रहा होगा क्या बातें बोल रही हूँ मैं. डू नॉट वरी ऑन दैट, धीरे धीरे अपन इसको भी समझ लेंगे. तो उन शेयर्स को खरीदने के लिए इन्वेस्टर हो, आम आदमी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से डरे नहीं. ठीक है? तो फाइनेंशियल सेक्टर में ये रिफॉर्म्स लिए गए. इसका रिजल्ट क्या आया कि बाहर से बहुत सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में फ्लो करने लगी. अब ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होती है? तो वही वाली बात है, क्योंकि तुमने राइट अप्रोच फॉलो नहीं करी, सीधा इसी लेक्चर को देख रहे हो, तो जाके क्लास 10th का चैप्टर 4 प्लीज़ जल्दी से देख के आओ. वहाँ पे हमने डिटेल में बात करी थी कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती क्या है. तो ये जब हमने चीज़ें लिबरलाइज करी, ईजी छोड़ी, तो बाहर से जो इन्वेस्टर है वो पैसा, टेक्नोलॉजी, एफिशिएंसी लेके इंडिया में आए. ठीक है? अब नेक्स्ट इज फिस्कल पॉलिसी, टैक्स रिफॉर्म्स. टैक्स रिफॉर्म्स, सो बेसिकली हमने पढ़ा था ना, बात कर रहे थे स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में, गवर्नमेंट क्या कर रही थी? गवर्नमेंट बोरो करके स्पेंड कर रही थी. कौन से पॉपुलिस्ट मेजर्स पे? व्हाट वी से इज इलेक्शन आ रहा है, तो भाई उधार, मतलब गवर्नमेंट के पास इनकम तो है नहीं है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू तो है नहीं है, सो दे वर बोरोइंग द मनी एंड दे वर स्पेंडिंग, कि फ्री में पेट्रोल भरवा दो, टीवी दे दो लोगों को, rather than creating healthcare centers, rather than creating education center, rather than spending on skilling of youth in the country. तो फिस्कल पॉलिसी में भी ओवरऑल रिफॉर्म्स लाए गए. फिस्कल पॉलिसी किसकी पॉलिसी होती है? गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, जहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हम पूरे साल में ऐसे क्या सोर्सेज है जहाँ से पैसा आएगा और कहाँ पे हमको पैसा स्पेंड करना है. ठीक है? वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट इज टैक्स. टैक्स जैसे आपकी इनकम के ऊपर टैक्स लगता है.
ठीक है ना। तो जब आप कुछ कमाते हो तो गवर्नमेंट बोलती है इसका कुछ हिस्सा मुझे एज टैक्स दे दो। हम इस टैक्स को यूज़ करके ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, जैसे रोड हो गई, रोड पे लाइट लगी हुई वो कैसे लग रही है, जो आपके आपके सिटी में फ्लाईओवर्स बन रहे हैं वो कौन से पैसे को यूटिलाइज करके बन रहे हैं। एट द सेम टाइम टैक्स को यूज़ करके हम लोगों तक वेलफेयर प्रोग्राम्स पहुंचाएंगे, ताकि जो लोग बहुत पीछे हैं, जो डेवलप नहीं है, जहाँ तक ग्रोथ नहीं पहुँची है, तो उन लोगों तक जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, राशन शॉप्स के थ्रू खाना पहुंचाएंगे, सो दैट वो अपनी मीगर इनकम से अपने बच्चों को पढ़ा सके, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अफोर्ड कर सके। तो गवर्नमेंट ने उस टाइम टैक्स में भी दो बहुत बड़े रिफॉर्म्स लेके आई, विच इज़ टैक्स रेट्स रिड्यूस कर दिए। मैम उससे क्या होगा? देखो, अगर मैं 100 रुपये कमा रही हूँ, उसमें से 40% टैक्स गवर्नमेंट ले जाए, मतलब 40 रुपये गवर्नमेंट ले जाए, तो मेरा मनोबल नहीं टूटेगा क्या? विल आई नॉट बी डिसइंसेंटिवाइज्ड कि यार मैं क्यों कमाऊँ, मैं जो कमाती हूँ उसमें से 40% तो गवर्नमेंट ले जाती है, तो मैं क्यों इतनी माथापच्ची, क्यों इतनी पूरे दिन मेहनत कर रही हूँ। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों को रिड्यूस किया। अब ज़रा ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं ज़रा अभी समझ लेते हैं, क्योंकि ये टर्म्स आपके थ्रू आउट फाउंडेशन प्रोग्राम में आई डू नॉट नो जिलियन टाइम्स आने वाले हैं। तो डायरेक्ट टैक्स वो होता है जहाँ पे इंसिडेंस प्लस इम्पैक्ट इज ऑन द सेम पर्सन। ये इंसिडेंस और इम्पैक्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपकी इनकम है, आप कमाते हो, आप जॉब लगी हुई है, आपकी इनकम है महीने की 50,000, तो आपकी इनकम मतलब आपके ऊपर, आपकी टैक्स किसके ऊपर लग रहा है? इनकम के ऊपर। तो आप ही पे करोगे, आपकी सैलरी में से ही कटेगा। ये नहीं है कि आप जॉब कर रहे हो, सैलरी आई और जब टैक्स देने की बारी आई तो पापा आप दे दो मेरे बिहाफ पे। इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट, किसको बर्न फील होगा, किसकी जेब में से पैसा जाएगा? डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? अपन लेते हैं यहाँ पे डोमिनोज का एग्जाम्पल। पहले हम एग्जाम्पल समझेंगे, उसके बाद फिर आपको सारी स्टोरी, इसकी डेफिनेशन भी अपने आप समझ आ जाएगी। तो डोमिनोज का जब हमने एग्जाम्पल लिया, अच्छा यहाँ पे लिखती हूँ मैं थोड़ा क्लैरिटी से। तो डोमिनोज का जब हमने एग्जाम्पल लिया, तो तुम पिज़्ज़ा खाने जाते हो, गवर्नमेंट बोलती है कि अगर तुम इंडिया में कोई भी बिजनेस कर रहे हो, चाहे पिज़्ज़ा बेच रहे हो, चाहे टीवी बेच रहे हो, चाहे कोर्स बेच रहे हो, ठीक है ना, तो आपको वो कोर्स बेचते हुए, पिज़्ज़ा बेचते हुए टैक्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो डोमिनोज को समझ आ गई बात। डोमिनोज ने बोला ये लो 200 रुपये का पिज़्ज़ा प्लस इसके ऊपर 5% 10% टैक्स, ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए, ठीक है ना, तो 20% इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अब आप जब पिज़्ज़ा खरीदते हो डोमिनोज से, तो आप वहाँ पे 200 रुपये थोड़ी देते हो, आप तो टोटल 220 रुपये देते हो। इस 220 रुपये में से 200 रुपये फॉर पिज़्ज़ा, 20 रुपये फॉर टैक्स। टैक्स लगा किसके ऊपर था? डोमिनोज के ऊपर। क्यों डोमिनोज पे नहीं? डोमिनोज को बोला, या किसी को भी बोला, इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, कुछ बेच रहे हो, तो उस पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा। डोमिनोज सेड ओके। डोमिनोज ने जब पिज़्ज़ा बेचा तो आपके ऊपर 20% टैक्स लगाया। तो ये जो टैक्स था वो किसकी जेब से गया? आपकी जेब से। क्यों? क्योंकि आपने पिज़्ज़ा कंज्यूम किया था। लेकिन इंसिडेंस इज एन इवेंट विच अट्रैक्ट्स टैक्सेस। तो कब टैक्स लग रहा है? जब आप कुछ बेचोगे। तो इंसिडेंस कब अराइज हुआ था? जब डोमिनोज ने पिज़्ज़ा बेचा था। इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा? जिसने पिज़्ज़ा कंज्यूम किया था। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? जहाँ पे इंसिडेंस प्लस इम्पैक्ट इज ऑन टू डिफरेंट एंटिटीज और इंडिविजुअल्स। तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी? बिफोर 91 टैक्स रेट बहुत ज़्यादा हाई थे, कंपनीज वैसे ही फंक्शन नहीं कर पा रही, जो कमाती हैं उसमें से भी गवर्नमेंट टैक्स ले जा रही थी। हो क्या रहा था उससे? देवर नॉट इंसेंटिवाइज्ड इनफ, देवर नॉट मोटिवेटेड इनफ कि हम क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करें, क्योंकि जो कमाते हैं गवर्नमेंट उसमें से बहुत मोटा चंक ले जाती है। एंड नॉट इवन दैट, थोड़ा और डीप डाइव करते हैं इकोनॉमिक्स में, विच इज़
मैं जो भी कमाती हूँ उसमें से कुछ पैसा सेव करती हूँ एंड कुछ पैसा मुझे अपनी डेली नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करने में जाता है. द मनी दैट आई सेव, मैं उस मनी को यूटिलाइज़ करके ही तो आगे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करूँगी. तो बिजनेसेस के पास वो पैसा बचता ही नहीं था. तो जो बिजनेस हाउसेस थे, बिजनेस फ्रेटर्निटी थी, उनकी शिकायत थी कि हम री इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहाँ से लाए, क्योंकि हमारे पास बचता ही बहुत थोड़ा सा है, क्योंकि टैक्स रेट्स इतने ज़्यादा हैं. तो 91 में गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्सेस एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों को रिड्यूस करे. और टैक्स का वन ऑफ द मोस्ट ब्रेक थ्रू रिफॉर्म्स आया 2016 में, जब गवर्नमेंट ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया. तो जब गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात आती है तो इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 12th की एनसीईआरटी में. इसको तुम लोग फाउंडेशन प्रोग्राम में तो पढ़ने ही वाले हो, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने वाला है, मेंस में भी वन ऑफ द फेवरेट थीम होती है यूपीएससी पेपर सेटर्स की. ठीक है, तो टैक्स में हमने अभी क्या कर रहे हैं, सब कुछ हम ही समझ लेंगे तो ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाएगा. धीरे धीरे पहले 0 फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, धीरे धीरे करते करते बिल्डिंग बनाएंगे. तो अभी हमने सिर्फ इतना सा पढ़ लिया. अब जब आगे 12th स्टैंडर्ड में फिर से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स की बात होगी ना, तो तुम लोग घबराओगे नहीं. क्यों? क्योंकि यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद दीज टर्म्स, राइट. इन चीज़ों को इंटरनलाइज कर पा रहे हो, सोच पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, इसका बेनिफिट समझ पा रहे हो कि क्या बेनिफिट होने वाला है तुम लोगों को एनसीईआरटीज़ को स्ट्रक्चर्ड तरीके से कंप्लीट करने में, राइट. नोट्स बना रहे हो? नहीं बनाना. कैसे बनाना है? लीव इट ऑन मी, जस्ट फोकस ऑन द स्क्रीन. क्लियर? चलो, टैक्स रिफॉर्म्स के बाद फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स. वहाँ पे क्या रिफॉर्म्स लिए? फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है मैम? सिंपल देखो, फॉरेन एक्सचेंज एक बहुत ब्रॉड टर्म है. अभी सिंपल समझते हैं. मुझे $1 खरीदने के लिए अपनी जेब में से कितने इंडियन रुपीज़ निकालने पड़ेंगे इज़ व्हाट इज़ माई फॉरेन एक्सचेंज रेट. ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कि पहले ना $1 खरीदने के लिए 50 रुपये निकालने पड़ते थे जेब से. अब $1 खरीदने के लिए 91, अब तो ये रेट हो चुका है, ये हाल हो चुका है. तो 1991 से पहले क्या था, आरबीआई जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है, वो डिसाइड करती थी कि $1 इंडिया में कितने का आएगा, कि एक इंडियन को डॉलर खरीदना है तो उसे कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे. बट उसके बाद अब उसके खुद के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. कोई इशू नहीं मैम, कहाँ समझेंगे? 12th में. सब कुछ अभी समझेंगे तो फिर ओवर हीटिंग ऑफ सिस्टम हो जाएगा. अभी मेरा मकसद इन टर्म्स को समझना नहीं, अभी मेरा मकसद है कि इंडियन इकोनॉमी ने अपनी शेप ओवर द टाइम कैसे बदली, क्या सर्कमस्टांसेस थे दैट लेड टू दैट. क्लियर? चलो, तो 1991 से पहले ना $1 कितने का होगा, इट वॉज डिसाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. उसके बाद यहाँ पे भी हमने चीज़ें लिबरलाइज कर दी. हमने इसको मार्केट फोर्सेस पे छोड़ा कि लेट द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड दैट व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ $1 इन इंडिया. अब मैम ये $1 50 का भी मिलेगा, 60 का भी मिलेगा, 12th स्टैंडर्ड में बात करेंगे. ठीक है, आरबीआई ने रुपी को डी वैल्यू करा. डी वैल्यू का मतलब किसी की वैल्यू कम कर देना. पहले $1 लेट्स से 70 रुपये का था, मतलब मुझे 70 रुपये जेब से निकालने पड़ते थे तो $1 मिलता था. अब आरबीआई ने क्या कर दिया, $1 जो है वो 90 रुपये का कर दिया. तो मतलब आरबीआई ने इंडियन रुपीज़ की वैल्यू को डी वैल्यू कर दिया. मतलब पहले 70 रुपये काफ़ी थे $1 खरीदने के लिए, अब 90 रुपये का जोर लगाना पड़ता है $1 खरीदने के लिए. तो मतलब डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो गई कि वाओ, $1 पहले 70, अब $1 90. लेकिन इंडियन रुपी की वैल्यू डिग्रेड कर दी, डी वैल्यू कर दिया. लेकिन मैम ऐसा क्यों हुआ? सिंपल सी एक एग्जाम्पल देखते हैं. जॉन है, जॉन को ना इंडिया में बना हुआ पार्ले जी बहुत पसंद आता है. तो मान लेते हैं कि एक पार्ले जी 10 रुपये का है. ध्यान से सुनना, एक बार में सुनोगे, ढंग से सुनोगे, समझ आ जाएगा. तो जॉन है, यूएसए में रहता है, उसको इंडिया में बना हुआ पार्ले जी बहुत पसंद आता है. ठीक है ना? चलो, जॉन की मम्मी उसको $1 देती है. ठीक है, तो जॉन इंडिया में ऑर्डर प्लेस करता है अमेज़ॉन पे. तो जब डॉलर 70 रुपये का था तो जॉन के पास कितने पैकेट्स पार्ले जी खरीद पाता था?
अभी $1.70 का है। तो जॉन वॉज एबल टू बाय 7 पैकेट्स ऑफ पार्ले जी। अब क्या किया, आरबीआई ने रुपी को डी वैल्यू कर दिया, $1 अब $90 का हो गया। नाउ जॉन को पता चला कि भाई $1 में तो अब 9 पैकेट पार्ले जी आ रहे हैं, तो जॉन क्या करेगा, खुश होगा। ये क्या हुआ, पहले हम 7 पैकेट एक्सपोर्ट करते थे, अब हम 9 पैकेट एक्सपोर्ट करते हैं। जॉन अपने फ्रेंड को भी बताएगा विच इज़ शॉन कि भाई इंडिया से ना पार्ले जी मंगा ले, क्योंकि इंडिया में पार्ले जी सस्ते हो गए हैं। वहाँ से एक्सपोर्ट ऑफ पार्ले जी सस्ता हो गया है। क्यों, क्योंकि जो डॉलर था पहले 7 पैकेट खरीद पाता था, अब 9 पैकेट खरीद पाता है। तो शॉन भी हो सकता है ऑर्डर प्लेस करे। तो अल्टीमेट इम्पैक्ट इसका क्या पड़ा कि इंडिया से जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंक्रीज होने लग गए। और इसी एजेंडा के साथ आरबीआई ने करेंसी को डीवैल्यू किया था। किस एजेंडा के साथ, टू इंक्रीज दी एक्सपोर्ट्स फ्रॉम आवर कंट्री। ठीक है, एम क्या था, एक्सपोर्ट करेंगे तो डॉलर आएगा, डॉलर आएगा तभी तो हम अपने इंपोर्ट बिल को सेटल कर पाएंगे। अब चलते हैं ट्रेड में एंड इन्वेस्टमेंट में क्या रिफॉर्म्स लिए। तो ट्रेड में सिंपल सी बात है, ये जो ड्यूटीज़ थी ना, इंपोर्ट करने पे बहुत ज़्यादा ड्यूटी, एक्सपोर्ट करने पे, वो सब बहुत रिड्यूस कर दी। आई वुड नॉट से एलिमिनेट कर दी, आई वुड से रिड्यूस कर दी टू लॉट ऑफ एक्सटेंट। ठीक है, पहले ना ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे। रिस्ट्रिक्शन जैसे कि अगर आपको बाहर से मशीन मंगानी है ना, मतलब ओवरऑल इंडिया में पूरे साल में बाहर से 10 मशीन से ज़्यादा, सिंपल एग्जांपल, 10 मशीन से ज़्यादा आप नहीं मंगा सकते। तो हम क्वांटिटी पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे थे, वो चीज़ भी हटा दी। तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हें लगता है तुम्हारे बिजनेस में यूज़ होगा, मंगाओ बाहर से, उस पर जो भी मंगाओगे थोड़ी बहुत मुझे इम्पोर्ट ड्यूटी दे देना। ठीक है, इंपोर्ट करने के लिए उससे पहले हर्डल होता था, पहले तो ये रिस्ट्रिक्शन, उससे पहले पता है क्या हर्डल होता था, लाइसेंस, परमिशन लो जाके, क्या मैं ये चीज़ इंपोर्ट कर सकती हूँ। अब मैं जब लाइसेंस लेने गई हूँ तो मैं सिर्फ लाइसेंस थोड़ी लेने गई हूँ, तो मैं वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कुछ देने भी गई हूँ। ऑल ऑफ दैट वॉज ट्राइड टू बी रिजॉल्व by adoption of these policies of liberalization in different sectors of Indian economy। इससे क्या होगा, बाहर से जब हम इंपोर्ट करेंगे मशीन, इंपोर्ट ड्यूटी मतलब रिड्यूस हो गई है, तो मशीन हमें सस्ती पड़ेगी, हमारे जो कॉस्ट ऑफ गुड्स बनाने का जो कॉस्ट है वो भी रिड्यूस होगा, इंडिया के गुड्स कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे ग्लोबल मार्केट में। जब कॉम्पिटिटिव होंगे तभी तो लोग हमसे गुड्स खरीदेंगे। हर चीज़ बहुत महंगी बना रहे हैं, हमारे गुड्स को कोई क्यों प्रेफर करेगा, पहले ही बहुत बढ़िया क्वालिटी के नहीं बन रहे थे। तो गुड्स को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए ये रिफॉर्म्स लिए गए, सो दैट हम भी एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करें। आ रही हैं धीरे धीरे चीज़ें समझ कि कितने बड़े रिफॉर्म्स, ये तो हम बहुत ही शैलो या ऊपरी लेवल से पढ़ रहे हैं, बट समझ रहे हो कि किस लेवल पे वहाँ पे उस टाइम रिफॉर्म्स लिए गए थे। बिजनेसेस के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी इंडिया में। सोच के देखो ना, पहले एयरलाइंस के नाम पे एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, नाउ यू सी गाड़ियों के नाम पे एम्बेसडर, फिएट, मारुति, दैट इज इट। नाउ यू सी लैपटॉप, फोन्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ठीक है, आसपास अपने जहाँ पे भी नज़र, कपड़ों का तरीका, कपड़े, डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्लोथ्स, डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ क्लोथ्स, different stationery, name anything that is present in your surrounding. The game changed entirely after 1991। पहले स्मगलिंग के थ्रू चीज़ें आती थी, क्यों, क्योंकि अगर डायरेक्ट चैनल, ऑफिशियल चैनल से आएगी तो इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएगी, हर चीज़ महंगी हो जाएगी, तो स्मगल करके चोरी छिपे आती थी। मूवी बनी थी ना एक वो अजय देवगन की, कि वो स्मगलिंग का किंग था, कि चोरी छुपे जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को नहीं पता तो वो चीज़ें इंपोर्ट करके यहाँ पे इंडिया में बेची जाती थी। ठीक है, चलो, तो हमने पढ़ा लिबरलाइजेशन, कैसे चीज़ें लेट लूज करी गई, रिलैक्स करी गई पॉलिसीज़। नेक्स्ट, प्राइवेटाइजेशन। पहले हर चीज़ क्या थी, गवर्नमेंट के हाथ में थी, कंपनी कोई भी खोलेगा गवर्नमेंट खोलेगी, सारे सेक्टर्स में प्रेजेंस किसकी है, गवर्नमेंट की, क्योंकि गवर्नमेंट को लग रहा है हम वेलफेयर कर पाएंगे। वेलफेयर करते करते ना क्या हुआ, एफिशिएंसी लूज़ कर गए, कंपटीशन नहीं था, लॉसेस में कन्वर्ट हो गई जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी। क्योंकि कोई स्टिफ कंपटीशन देने वाला नहीं था, कोई चैलेंज करने वाला नहीं था,
तो जो बना रहे बढ़िया है, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है। जो हम बनाएंगे वो मतलब वो ऐसे ही खरीदेंगे, यही खरीदेंगे। जैसे इंडियन रेलवेज़, कोई कंपटीशन नहीं है वहाँ पे, तो अब ट्रेन हाई स्पीड पे चलती है कि लो स्पीड पे चलती है, वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन इफ़ वी वांट टू ट्रैवल थ्रू रेलवे मोड। प्राइवेटाइजेशन, अच्छा ये चीज़ हर सेक्टर में प्रेजेंट थी। फ़ोन के कनेक्शन के लिए, घर में लैंडलाइन के कनेक्शन के लिए 3-3 महीने वेट करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? लोगों के पास पेइंग कैपेसिटी, उनको सर्विसेज दो आप। सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन अलाउ कर दिया। ये जो लाइसेंस लेना पड़ेगा, सेक्टर्स को रिजर्व कर रखा था पब्लिक सेक्टर के लिए, एवरीथिंग वाज अबॉलिश्ड। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए जो हमने रिजर्व कर रखा, एवरीथिंग वाज अबॉलिश्ड। गवर्नमेंट कंपनीज वर इनफैक्ट, जो गवर्नमेंट कंपनीज है उसमें भी, गवर्नमेंट कंपनी मतलब इट इज़ ओन्ड बाय गवर्नमेंट। मैं किसी चीज़ को ओन करती हूँ, तो गवर्नमेंट ने अपना जो कंट्रोल है गवर्नमेंट कंपनीज में वो भी लूज़ किया, ईजी किया। कैसे? स्टेक को, अपने शेयर को प्राइवेट पार्टीज़ को बेच के, प्राइवेट सेक्टर को बेच के। ठीक है, मान लेते हैं कोई कंपनी है विच इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी, उसमें गवर्नमेंट का 51% हिस्सा है, या चलो मान लेते हैं 100%। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि अब मैं इसका मोर देन 51% हिस्सा किसी प्राइवेट सेक्टर में कंपनी को बेच रहा हूँ, तो क्या हो जाएगी? प्राइवेट कंपनी। भाई गवर्नमेंट कंपनी मतलब मोर देन 51% गवर्नमेंट का शेयर, प्राइवेट एंटिटी, प्राइवेट कंपनी मोर देन 51% किसी प्राइवेट पार्टी का, एंटिटी का उसके ऊपर कंट्रोल एंड ओनरशिप। गवर्नमेंट जब अपना किसी गवर्नमेंट कंपनी में हिस्सा बेचती है उसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। मैम ये क्या टर्म? सिंपल, जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो व्हाट डू वी कॉल इट एज? कहीं पे पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट। अब उसको ऑपोजिट कर दो, कंपनी स्टार्ट करी, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करी, अब उस कंपनी में से अपना हिस्सा निकाल रही है, अपना कंट्रोल छोड़ रही है, तो उसका ऑपोजिट विच इज़ डिसइन्वेस्टमेंट। क्यों किया गया? सो दैट कॉम्पिटिशन आए मार्केट में, सो दैट ये जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं वो भी एफिशिएंट हो। ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ेगी, कंपटीशन आएगा, कॉस्ट कटिंग होगी। क्यों? क्योंकि जो सस्ता और अच्छा दे रहा है उसी का सामान बिकेगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका एयरलाइंस है इंडिया में। 91 के बाद कितना चेंज आया इंडिया की एविएशन सेक्टर में। क्लियर? ओके। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन तो इंक्रीज किया, जो गवर्नमेंट कंपनीज थी ना विच वर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, वहाँ पे भी गवर्नमेंट ने बोला कि कुछ कंपनीज जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, गवर्नमेंट ने बोला ऐसी गवर्नमेंट कंपनीज को आइडेंटिफाई करो जो जिनका फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है, विच आर परफॉर्मिंग वेरी गुड in terms of sales, in terms of investment, in terms of market share. आइडेंटिफाई करो, कैटेगराइज करो, और उनको कैटेगरी के बेसिस पे ऑटोनॉमी दो। ऑटोनॉमी किस चीज़ की? अपने डिसीजंस खुद लेने की। क्योंकि इससे पहले गवर्नमेंट कंपनी में कोई भी डिसीजन लेना है, अप्रूवल लेने, तो वो फाइल पहले जाती है आगे, फिर पास होके आती है। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, गवर्नमेंट कंपनीज में भी जो अच्छी परफॉर्मिंग कंपनीज है, गुड परफॉर्मिंग कंपनीज, उनको आइडेंटिफाई करो, कैटेगराइज करो। हर कैटेगरी को हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑटोनॉमी देंगे। तो मिनी रत्ना को ऑब्वियसली कम मिलती है, नवरत्ना को उससे ज़्यादा मिलती है, एंड महारत्ना ऐसी कंपनी होती है जिसके असेट्स एक डिफाइंड, ऑब्वियसली सब में क्राइटेरिया होता है। महारत्ना मतलब जो ऐसी गवर्नमेंट कंपनी जिसने अपने प्रेजेंस ग्लोबली दूसरे कंट्रीज़ में भी इस्टेब्लिश कर रखी है, जैसे ONGC। तो ONGC की एक फॉरेन विंग है जिसका नाम है ONGC विदेश, तो उसको हम स्टेटस देंगे महारत्ना का। जैसे ही महारत्ना का स्टेटस मिलेगा उसको ज़्यादा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलेगी एज़ कम्पेयर टू द अदर गवर्नमेंट कंपनीज। तो गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर कंपनीज में भी रिफॉर्म लेके आए। अब क्या है, रिसेंटली ना नवरत्ना से रिलेटेड एक न्यूज़ आई थी, ठीक है ना। रिसेंटली एक एक्स कंपनी, जिसका नाम मैं आपको नहीं बताऊंगी, उसको नवरत्ना का स्टेटस मिला। पहले वो मिनी रत्ना थी, अभी रिसेंटली नवरत्ना बन गई।
अब देखो डायरेक्टली न्यूज़ पढ़ते तो समझ नहीं आती, अब तुमने समझ लिया नवरत्ना क्या होती है। अब जब तुम मेरा इकोनॉमी वीकली सेशन, जहाँ पे मैं वीकेंड पे इकोनॉमी के करंट अफेयर्स कवर कराती हूँ, कहाँ अपने यूट्यूब चैनल पे, इट विल स्टार्ट मेकिंग मोर सेंस टू यू। ठीक है, तो हमने देखा लिबरलाइजेशन, क्या लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, एंड लास्ट बट नॉट दी लीस्ट ग्लोबलाइजेशन हुआ। तो ग्लोबलाइजेशन में बेसिकली हमने क्या रिफॉर्म्स लिए, जो बैरियर्स थे, जो कनेक्टिविटी थी उसको इम्प्रूव किया, इंटरडिपेंडेंस क्रिएट करी, कैसे, इंटीग्रेट करके। आई विल प्रोड्यूस व्हाट आई एम बेस्ट एट, आई विल इम्पोर्ट इन विच द अदर कंट्री इज बेस्ट एट, एंड आई विल फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग व्हाट, जिसमें मैं बेस्ट हूँ। जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी, जैसे क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग, क्रूड ऑयल मेरे यहाँ नहीं है, क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन की टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, गल्फ कंट्री से मंगा लेंगे, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग मेरी कंट्री में बहुत अच्छी होती है, दैट आई विल फोकस ऑन। आई विल ट्राई टू इंक्रीज कनेक्टिविटी सो दैट मेरे देश से भी बच्चे बाहर पढ़ने जाएं, सीख के आएँ, और उससे इंडियन इकोनॉमी को फ़ायदा हो। ग्लोबलाइजेशन के बारे में हमने डिटेल में कहाँ बात करी थी, चैप्टर 4 क्लास 10th। तो अब हम यहाँ पे डीप डाइव नहीं करेंगे इसको, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से हर डायमेंशन को हमने ग्लोबलाइजेशन के वहाँ पे पढ़ा समझा था। ग्लोबलाइजेशन का सीधा फ़ायदे पे चलते हैं। ग्लोबलाइजेशन से एक फ़ायदा निकल के आया इंडियन इकोनॉमी को, विच इज़ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग मतलब मैंने आउटसोर्स कर दिया, मेरे घर में शादी है, मैंने कैटरिंग आउटसोर्स कर दी, मैं घर में खाना बना के गेस्ट की सेवा नहीं करने वाली। तो एग्जैक्टली यही होता है जब बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, व्हाट दे डू इज दे आउटसोर्स बिजनेस ऑपरेशन। लेट्स सपोज आई वांट टू स्टैब्लिश अ कंपनी। अब पहले मैं HR डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, हायरिंग डिपार्टमेंट एंड देन कंटेंट डिपार्टमेंट सब रखूँ, बहुत कॉस्टली अफेयर है। व्हाट आई विल डू इज़, मेरा जो मेन बिजनेस है ना, आई विल फोकस ऑन दैट विच इज़ एजुकेशन कंसल्टेंसी, हायरिंग, फायरिंग, अकाउंट्स मेंटेन करना। व्हाट आई विल डू इज़ आई विल हायर अ फर्म जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो इसमें परफेक्ट है, जो कॉस्ट कट थ्रोट कॉस्ट पे मुझे ये चीज़ प्रोवाइड कर सकती है। तो ग्लोबलाइजेशन से आउटसोर्सिंग एज अ कॉन्सेप्ट बहुत एमर्ज हुआ। बड़ी बड़ी कंपनीज जो बाहर थी, जहाँ पे लेबर कॉस्ट ज़्यादा है, उन्होंने इंडिया में ये सर्विसेज जो हैं यहाँ से हायर करी। तभी तो हम बोलते हैं ना कि इंडिया में जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन था, जो यूजुअली कंट्रीज़ में कैसे होता है, प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शरी, इंडिया में प्राइमरी के बाद सीधा सर्विस सेक्टर डेवलप हुआ। क्यों, क्योंकि 1991 में ग्लोबलाइजेशन को हमने अडॉप्ट किया। उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा निकल के आया, विच इज़ इंडिया में बहुत सारी सर्विसेज को हम आउटसोर्स करने लग गए दूसरी कंट्रीज़ की कंपनीज़ को। क्यों, क्योंकि हमारे पास लेबर, मतलब हमारे पास स्किल्ड लेबर थी, इंजीनियर्स बहुत सारे हैं जो स्टेम एजुकेशन कहते हैं जिसको, उनको हमने यूटिलाइज़ किया एट अ कॉम्पिटिटिव कॉस्ट, एंड हमने सर्विसेज को प्रोवाइड किया टू द कंपनीज विच आर देयर इन द फॉरेन कंट्रीज़। इम्पैक्ट, इंडिया में ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, प्लस हमने वहाँ से बहुत सारी प्रैक्टिसेस, बहुत सारे आइडियाज़ भी तो अडॉप्ट करे। उन आइडियाज़ को अडॉप्ट करके ही तो ये स्टार्टअप कल्चर इंडिया में आया है, वो डेवलप हुआ। तो फ़ायदा देख रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा टैंजिबल फ़ायदा होता है कि पैसा कितना कमाया। देर आर इंटैंजिबल्स एसोसिएटेड विद सच प्रोसेसेस ऑल्सो दैट वी लर्नड फ्रॉम देम, कि अच्छा ये लोग बिजनेस कैसे करते हैं, ये लोग कॉस्ट कैसे कट करते हैं, क्या टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं। उन आइडियाज़ को कंसीव करके इंडिया में सेटअप करी चीज़ें, ठीक है। एंड अगेन रिपल इफेक्ट, उससे और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, ठीक है। अब ये ग्लोबलाइजेशन जो है, इसके फॉल आउट्स भी होते हैं जो हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था क्लास 10th में। जैसे जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, ये लोग क्या करती हैं, अभी भी बैरियर्स को यूज़ करती है ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करने में। क्यों, क्योंकि डेवलप हो गई हैं, हर कैपेसिटी उनके पास ऑलरेडी डेवलप है। प्लस वो क्या करती है, क्योंकि वो इतना मास स्केल पे, उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, मासिव स्केल पे प्रोडक्शन कर रही हैं,
तो वो लोग क्या कर रहे हैं, कंट्री में सस्ता सामान बना के डंप कर रहे हैं in the developing or the least developed countries. What is dumping? Dumping is as simple as selling the goods below the cost of production. कोई चीज़ 10 रुपए की है, उसको बनाने की कॉस्ट 6 रुपए आई. अब मैं, क्योंकि मुझे दूसरी कंट्री में पेनिट्रेट करना है, कैप्चर करनी है मार्केट, तो मैं क्या करूँगी, मैं कुछ टाइम के लिए 5 रुपए में ये पेन को बेचूंगी. एक बार लोगों को आदत पड़ जाएगी तो फिर मैं इसका कॉस्ट धीरे धीरे इंक्रीज कर दूंगी. ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेडेटरी प्राइजिंग. यू आर अटैकिंग ऑन समवन. प्रेडेटरी प्राइजिंग, ऐसा प्राइस सेट करो कि सारा कंपटीशन किल हो जाए. क्यों? क्योंकि मेरे कंट्री में तो ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ उसमें से प्रोडक्शन सस्ते रेट पे बेच दो, क्या फ़र्क पड़ता है. प्लस एटलीस्ट मार्केट तो कैप्चर हो जाएगी दूसरे कंट्री की, और वहाँ का डोमेस्टिक कंपटीशन भी किल हो जाएगा. सही बात है ना. एंड चाइना इज बीइंग ऑन एंड ऑफ बीइंग ब्लेम्ड फॉर प्रैक्टिसिंग डंपिंग. ठीक है ना. डेवलप कंट्री है, उन्होंने तो बहुत हाई ट्रेड बैरियर्स लगा रखे हैं. ट्रेड बैरियर्स में सिर्फ टैक्सेस नहीं होते, दूसरे ट्रेड बैरियर्स भी होते हैं. जैसे अगर आपको मेरे यहाँ पे सामान भेजना है, उसका मान लीजिए कोई फूड आइटम है, तो वो सर्टिफाइड होना चाहिए, उसका क्वालिटी चेक इस XYZ प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए. क्लियर. इंडिया एज अ कंट्री जो डेवलपिंग स्टेज में है, कैन नॉट अफोर्ड टू डू दिस. तो ये जो रूल्स हैं, ठीक है ना, जिसके थ्रू ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रही हैं डेवलप्ड कंट्रीज, उनको मैनेज करने के लिए, सो दैट अगर ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इंटरडिपेंडेंसी क्रिएट हो रही है, तो वो सबके लिए बेनिफिशियल रहे. फॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द रूल्स इन इंटरनेशनल ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड. इसकी प्रीसीडिंग ऑर्गेनाइजेशन थी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड. लेकिन ये सिर्फ रूल्स बनाती थी ट्रेड ऑफ गुड्स के लिए, ट्रेड ऑफ गुड्स के लिए. लेकिन सिर्फ गुड्स थोड़ी एक्सचेंज हो रही हैं, सर्विसेज भी हो रही है, इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, टेक्नोलॉजी भी हो रही है, लेबर का मूवमेंट भी हो रहा है अक्रॉस द बॉर्डर्स. दैट इज़ वेयर एक नई इसमें रिफॉर्म्स लाए गए, एक नया ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 1994, विच केम इनटू इफेक्ट इन 1995. इंडिया वाज आल्सो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ WTO, क्योंकि इंडिया भी तो दुखी हो रहा था. अभी हमने रिफॉर्म किए हैं, हम जब मैदान में निकले तो देखा कि बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज तो हमारे साथ क्या कर रही हैं. तो WTO के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स टू प्रमोट फेयर ट्रेड एंड ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज, सो दैट नुकसान ना हो. अगर तुम्हें लग रहा है कोई कंट्री तुम्हारे साथ बदमाशी कर रही है इंटरनेशनल ट्रेड में, यू कैन अप्रोच WTO का डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी. अपना केस रखो, वहाँ पे सुनवाई होगी, एंड अगर कोई गलती निकली है सामने वाली कंट्री की, तो उस पर पेनल्टी, फाइन्स लगेंगे. ठीक है. तो ये ग्लोबलाइजेशन के जो फॉल आउट्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, उसको टैकल करने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन गवर्निंग द रूल्स ऑफ द ट्रेड. अब जल्दी से असेसमेंट कर लेते हैं रिफॉर्म्स के जो हमने लिए. भाई ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ा. हाँ, 91 से पहले GDP हमारी इंक्रीज ही नहीं हो रही थी. 91 के बाद जो हमारी ग्रोथ है वो इंक्रीज हुई, एंड प्राइमरली ड्यू टू सर्विस सेक्टर. ठीक है. क्यों? क्योंकि हम आउटसोर्सिंग के चैंपियन बन गए. हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स है, जो डॉलर का इन्फ्लो नहीं हो रहा था, वो इंक्रीज हुआ. हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट आने लगा, कंपनीज आने लगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, इनकम आई लोगों के हाथ में, और लोगों ने वो जो इनकम आएगी तो कहाँ खर्च करेंगे? टू फुलफिल बेसिक नेसेसिटीज़, टू फुलफिल द अदर नेसेसिटीज़, वांट्स, डिज़ायर्स दैट दे हैड. तो कंट्री में डिमांड नहीं बढ़ेगी क्या गुड्स एंड सर्विसेज की? तो ऐसे इंटरकनेक्शन स्टैब्लिश होते हैं इकोनॉमी में. तो ग्रोथ डेफिनेटली बिफोर 91 ये थी, और 1991 के बाद ये चेंज आया. इश्यूज कहाँ हैं? एग्रीकल्चर में देखो, सब में कुछ ना कुछ इश्यूज आए. देयर आर ऑलवेज टू साइड्स टू कॉइन. अच्छी बातें भी देखी. अब जो इश्यूज थोड़े थोड़े आए वो जल्दी से देख लेते हैं. ठीक है. इश्यूज कहाँ हैं? इंपोर्ट में कंपटीशन. भाई अब हमने मैदान खुला छोड़ दिया है, बाहर से सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इंडिया में, जिसकी वजह से बहुत सारी डोमेस्टिक कंपनी सस्टेन नहीं कर पा रही, एंड दे वर फोर्स टू शट डाउन. बट क्या मैं इसका फ्लिप साइड देख सकती हूँ?
ऑब्वियसली कंपटीशन आया तो कुछ कंपनीज अपने स्टैंडर्ड्स, अपने बार्स को रेज भी तो करेगी. एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम या क्रिटिक जो मैं सबसे बड़ा मानती हूँ, या फॉल आउट सबसे बड़ा मानती हूँ, इस जो इन्वेस्टमेंट आई ना एग्रीकल्चर में, सॉरी जो बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई ना, वो एग्रीकल्चर में नहीं आई. या तो वो टर्शरी सेक्टर में आई या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आई. एग्रीकल्चर ने उसके बेनिफिट्स को रीप नहीं किया. ठीक है. एट द सेम टाइम गवर्नमेंट की भी जो स्पेंडिंग थी, गवर्नमेंट की भी जो इन्वेस्टमेंट थी एग्रीकल्चर सेक्टर पे, वो विद टाइम रिड्यूस होती गई. अब वो रिड्यूस होती गई तो जो सब्सिडीज़ और जो मदद पहले गवर्नमेंट पहुंचाती थी फार्मर्स तक, वो रिड्यूस हो गई, जिसकी वजह से इनपुट्स की कॉस्ट जो कि चाहिए होते हैं खेती बाड़ी के लिए, वो इंक्रीज हुई. ठीक है. तो फिर अब उससे कैसे कोप अप किया, वहाँ तक नहीं जाना. अभी हम देख रहे हैं कि क्या इमीडिएट प्रॉब्लम्स अराइज हुई बिकॉज ऑफ द अडॉप्शन ऑफ दीज रिफॉर्म्स. इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो भाई ऑब्वियसली इंडस्ट्री में पैसा नहीं आया, सर्विस सेक्टर में आया, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा आज तक कोप अप नहीं कर पा रहा है. तभी तो मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट टाइम एंड अगेन हमने देखा है इज बीइंग अब्जॉर्ब्ड बाय और जनरेटेड बाय द प्राइमरी सेक्टर. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पीछे रह गया हमारा. क्यों? क्योंकि हमारे पास कंपटीशन को फाइट करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं थी. इंडिया एज एन इकोनॉमी ग्रो किया, लेकिन जॉब्स नहीं जनरेट हुई, ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ना टर्शरी सेक्टर में. क्यों? क्योंकि हमने बात पढ़ी थी यहाँ पे स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होती है, स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है. तो इंडिया ग्रो हुआ, लेकिन उसको बोला जाता है जॉबलेस ग्रोथ. क्लियर? फिस्कल पॉलिसीज़ में क्या क्रिटिसिज्म रहा, इस बहुत सारे लोगों ने ब्लेम किया कि ये जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं इनको बेच रहे हो. ठीक है. तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं जो इनएफिशिएंट थे, दे वर इमीडिएटली किक्ड आउट. ठीक है ना, क्योंकि प्राइवेट पार्टी है, प्राइवेट सेक्टर है, दे विल हायर दोज एम्प्लॉयज़ हु आर वेरी मच एफिशिएंट. अच्छा, फिर जो पैसे गवर्नमेंट को आए, उन्होंने अपनी कंपनी बेच दी, जो पैसे आए उससे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट किया गवर्नमेंट ने, उससे कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया. अपने जो पुराने लोन थे वो ही उतारे, उस पैसे को डेवलपमेंट के लिए नहीं यूज़ किया. सोशल स्पेंडिंग इनिशियली रिड्यूस हो गई. क्लियर? सो इसके साथ जो हमारा ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है. अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट, हमने देखा कहाँ थे, क्या स्टेप्स लिए, उसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान हुए. अब हम देखेंगे एक एक मेजर सेक्टर को. जैसे इंडिया में रूरल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया. क्लियर? सो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है इज ऑन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. नाउ स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग विद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया. अब जब ये हम टर्म सुन रहे हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, तो ये जो डेफिनेशन, ये जो वर्ड है ह्यूमन कैपिटल, इसके बारे में एक बार थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करो कि हमने पहले कहाँ पढ़ा है. अब जिन बच्चों ने एनसीईआरटी सीरीज़ को रिलीजियसली स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेशन अटेंड किया है, उनको एकदम से स्ट्राइक हो जाएगा कि हमने ह्यूमन कैपिटल के बारे में क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है उस पर पढ़ा था, क्योंकि चैप्टर 2 था पीपल एज रिसोर्स. वहाँ हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हम जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसको ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं, वो क्यों ज़रूरी है, कैसे एक देश की जो पॉपुलेशन है, जो आवाम है, जो जनता है, वो लाइबिलिटी भी हो सकती है, एंड इफ़ invested properly in the human resource, they can turn out to be an asset for the country, right? अब जिन्होंने नहीं सीरीज़ को स्टार्टिंग से पढ़ा है, फॉलो किया है, वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मैंने आपको शुरू से बोला है जो हमारी एनसीईआरटीज़ हैं बहुत ही सीक्वेंशली डिज़ाइंड है कि पहले 9th and 10th स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटीज़ हैं वहाँ पे बच्चे को क्या बताया जाता है, डेफिनेशन टर्म्स इकोनॉमिक्स में जो यूज़ होते हैं उससे फैमिलियर कराया जाता है, एंड लेटर 11th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स स्टार्ट होते हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के अराउंड एडवांस चीज़ों को बिल्ड करने का प्रोसेस. ठीक है, तो जो ह्यूमन कैपिटल वर्ड है इसके ऊपर हमने काफ़ी क्लैरिटी फेच कर ली थी 9th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी में. आज हम बात करेंगे कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है
उन्होंने फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया क्या स्टेप्स लिए हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पर्टिकुलरली आफ्टर द ईयर 1991 विच इज़ अडॉप्शन ऑफ LPG पॉलिसीज. नाउ बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, एक जेनरिक क्वेश्चन तुम सबसे पूछना चाहूँगी विच इज़ कि एजुकेशन एंड स्किलिंग का क्या फ़ायदा होता है. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन एंड बीइंग अ स्किल्ड पर्सन. सिंपल सी बात मैम, सबसे पहले अगर मैं एजुकेटेड हूँ तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द अदर पर्सन टू मेक अ फूल आउट ऑफ मी. दे कैन नॉट फूल मी अराउंड बिकॉज वाई, आई हैव इंफॉर्मेशन अबाउट थिंग्स. मैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी चॉइस लेने से पहले, बिकॉज सिंस आई एम इन्फॉर्म्ड, आई विल बी एबल टू टेक अ कैलकुलेटिव डिसीजन. तो किसी के लिए भी आके मेरे को गुमराह करना बहुत मुश्किल है. दूसरी बात मैम, हमारे घर में ना जो हमारे बड़े भैया हैं उनकी बहुत सुनी जाती है. क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस है, एजुकेटेड है. सो यू हैव अ से इन द सोसाइटी, in your family, in your friend circle. Why? Because you are being backed by your education and with the skill set that you're possessing. चलो अब थोड़ा और आगे चलते हैं. एजुकेशन और स्किलिंग के क्या फ़ायदे? सिंपल बात मैम, क्योंकि अगर मेरे पास अच्छी एजुकेशन डिग्री है, अच्छी जगह से मैंने एजुकेशन प्राप्त करी है, एक्वायर करी है, पढ़ाई करी है, आई विल बी एबल टू गेट अ बेटर जॉब फॉर माई सेल्फ विच कैन इन टर्न गेट मी better income opportunities और earning a better monthly income, जिसको मैं खर्च कर सकता हूँ या कर सकती हूँ on improving the quality of my life. better health facilities को access कर सकते हैं, better products को consume कर सकते हैं, better services for our convenience avail कर सकते हैं. and last but not the least, कोई भी नया डेवलपमेंट होता है तो उसके साथ अडेप्ट करना. जैसे कि कंप्यूटर्स आए तो इनिशियली बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस था, बट ग्रेजुअली लोग धीरे धीरे उसके साथ फैमिलियर हो गए. कैसे हो पाए, क्यों हो पाए? क्योंकि पढ़े लिखे थे, जो पढ़े लिखे थे वो कर गए अडॉप्ट. नहीं, जो पढ़े लिखे थे, जिनके पास स्किल सेट नहीं था, लिटरेट नहीं थे, वो नहीं कर पाए. सेम हैपन विद द फोन्स ऑल्सो. पहले वो कीपैड वाले फीचर फ़ोन चलते थे, बट जैसे जैसे टच स्क्रीन फ़ोन आए, जो समझदार थे, जो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानते हैं, दे कुड ईजिली अडेप्ट according to the new technology that is floating in the mobile industry. and same as you see आज की तारीख में भी जैसे नई tools and techniques जैसे AI, artificial intelligence, अगर थोड़े से भी वेल वर्स्ड हो, कंप्यूटर चलाना आता है, सर्फिंग आती है, दिमाग चलता है. दिमाग कब चलेगा? जब एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, एक्सपोजर है. तो कोई भी नई चीज़ को सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लोगे. सो बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन एंड स्किलिंग. नाउ आर वी टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स? नहीं मैम, ये तो बहुत जेनरिक बात कर रहे हो आप. चलो अब क्योंकि हमने ब्रश कर लिए अपने कॉन्सेप्ट्स, अब हम आगे चलेंगे, फिर से बात करेंगे एक बार के लिए कि व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल सिंपल सी बात है मैम, ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में, ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है. इन्वेस्टमेंट किस में करनी पड़ती है? एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, एक्वायरिंग न्यू स्किल सेट में, हेल्थ में. सिमिलरली व्हाट योर पेरेंट्स आर डूइंग फॉर यू, बिकॉज दे डोंट वांट यू टू बी अ लाइबिलिटी. नहीं चाहते कि आप किसी पे डिपेंडेंट रहो, किसी पे बर्डन बन के रहो. तो वो आप क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट ही तो कर रहे हैं आपकी एजुकेशन में. कैसे भाई? आपको पढ़ाया, पहले आपको स्कूलिंग कराई बेस्ट से बेस्ट जो भी उनकी कैपेसिटी थी, फिर आपको ग्रेजुएशन में एनरोल कराया आपने. डेफिनेटली आप मेजॉरिटी ऑफ यू वुड बी ग्रेजुएटेड और कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे होगे, राइट? इन सब से क्या होगा? क्यों करवा रहे हैं? ताकि आपको एक अच्छी जॉब, स्टेबल जॉब, सिक्योर जॉब मिल सके, सो दैट आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो सके, विच कैन गेट यू अ बेटर जॉब, एंड वो साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाए. आप किसी पे बर्डन ना रह जाओ, आप एक असेट बनो अपने लिए सबसे पहले, फिर देन योर फैमिली एंड देन द सोसाइटी एंड इकोनॉमी एज अ होल. सो व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल? सिंपल बात मैम, ह्यूमन रिसोर्स को कन्वर्ट करना ह्यूमन कैपिटल में, लाइबिलिटी को असेट में कन्वर्ट करना बाय इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल्स एंड हेल्थ फैसिलिटीज़. इसका प्राइम एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो अगेन, जिन्होंने 9th वाली देखी है, अच्छी बात है, नहीं देखी है तो जाके देख के आओ. वहाँ पे भी हमने जापान की केस स्टडी को डिस्कस किया था. क्यों किया था? क्योंकि जापान एक ऐसी कंट्री है जिसके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है ज़्यादा, प्लस वेरी अर्थक्वेक प्रोन एरिया. तो 1872 में जब हम अपनी ब्रिटिशर्स द्वारा हमारे यहाँ राज चल रहा था, तब दैट पॉइंट ऑफ टाइम जापान रियलाइज्ड कि हमको
क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है तो हमारी कंट्री ग्रो कैसे करेगी? हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन करेंगे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो अपने देश से बच्चों को बाहर मोटिवेट करते थे, इंसेंटिवाइज करते थे, बाहर जाके पढ़ाई करके आओ, एंड हायर करते थे फॉरेन टीचर्स। क्यों करते थे? सो दैट एक्सचेंज ऑफ नॉलेज हो। स्किल सेट में उन्होंने इन्वेस्ट किया, ऑन जॉब ट्रेनिंग पे कंपनीज को बोला कि यहाँ पे अपने आप इंटर्नशिप रखो, इंटर्न्स को रखो, सो दैट जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो जनता है, जो देश का यूथ है, वो जॉब पे रहते रहते सीखे, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज हो। एंड दे फोकस्ड, ऑल ऑफ दिस वॉज डिजाइन कीपिंग इन माइंड दी हाई एंड इंडस्ट्रीज। हाई एंड इंडस्ट्रीज जैसे आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हो गई। इनको फोकस कि हमको फ्यूचर में ये देखना है कि ये जो 2 इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी वर्ल्ड नोन हो। ठीक है, सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात आती है तो जापान का एग्जाम्पल आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। चलो जी, अब बात करते हैं कि अगर किसी देश को नहीं पता हो दैट हाउ डू वी क्रिएट ह्यूमन कैपिटल, तो हमने क्या बताया, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल? सो सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, एजुकेशन, हेल्थ, ऑन जॉब ट्रेनिंग एंड इन्फॉर्मेशन। एंड इन्हीं को हम एक एक करके अब डिस्कस करने वाले हैं। एजुकेशन का तो कहीं ना कहीं अब आपको इतना समझ आ ही चुकी है कि एजुकेशन को हम इन्वेस्टमेंट की तरह देखना चाहिए, ना कि खर्चे की तरह। एग्जैक्टली जैसे हम अपनी कन्वीनियंस के लिए वॉशिंग मशीन रखते हैं, हम फ्रिज रखते हैं, माइक्रोवेव रखते हैं, टीवी रखते हैं, गाड़ी रखते हैं, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो, तो हम उसमें क्यों इन्वेस्ट करते हैं? सो दैट इट मेक्स आवर प्रोसेसेस एंड डेली लाइफ ईजी। एग्जैक्टली जब हम एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है, उससे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि किसकी? फ्यूचर इनकम की, जो हम फ्यूचर में रिटर्न्स कमाएंगे। किसके ऊपर? जो आज मैं पैसा लगा रही हूँ, इससे क्या बढ़ेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग अ बेटर रिटर्न। आज आपने 30,000 रुपये का लेट्स से कोई फाउंडेशन कोर्स खरीदा कहीं पे, ठीक है, 10,000 का, वट एवर द अमाउंट, लेट्स नॉट डिफाइन द अमाउंट। अगर आप उस फाउंडेशन प्रोग्राम से पेपर क्रैक कर पाते हो तो रिटर्न्स क्या होंगे? उससे ज़्यादा होंगे, कम होंगे? ऑब्वियसली मिलियन टाइम्स ज़्यादा रिटर्न होंगे फ्रॉम दैट 30,000 विच यू इन्वेस्टेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इट विल गेट यू बेटर जॉब्स। आपकी प्रोडक्टिविटी, जब आप एजुकेटेड होते हो, एज आई सेड, कोई भी स्किल को लर्न करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे AI ने हमारे रिसर्च प्रोसेस को कितना ईजी बना दिया है एंड कितना हॉलिस्टिक बना दिया है। So it will help you in improving your productivity, which will help you in getting better jobs. And in turn, आप किसका फ़ायदा? अपना करते हो, मैंने बोला, फिर फैमिली का, and the benefits then percolate to the benefits for the society as well. ठीक है, next source of creation of human capital is health. health पे invest करना क्यों ज़रूरी है? It is as simple as जैसे हम education पे कर रहे थे, उतना ही सिंपल है कि हम हेल्थ पे क्यों? क्योंकि हम अगर अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ हमारे आसपास नहीं हैं तो क्या होगा कि भाई बचपन में बीमारी लग गई, ठीक है, बचपन में बीमारी लग गई, वी वर ऑलवेज वीक एंड फ्रेल थे, माइंड अच्छे से डेवलप नहीं हुआ, पढ़ने में दिमाग नहीं लगता था, पढ़ने में दिमाग नहीं लगा, नंबर अच्छे नहीं आए, अच्छा कॉलेज नहीं मिला, अच्छी जॉब नहीं मिली, तो उसी साइकिल में, बैकवर्ड साइकिल में जो है, उसी में फंसे रह गए, उसी में घूमते रह गए। इसलिए हेल्थ पे स्पेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखते होंगे कि इट इज़ नॉट द प्राइवेट सेक्टर, इट इज़ फर्स्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट को समझ है इस बात की कि हमें हेल्थ पे इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हमारी जो वर्क फोर्स है, जो जनता है, वो हेल्दी एंड फिट नहीं होगी, तब तक वो प्रोडक्टिव नहीं होगी, हर टाइम बीमार, इनएफिशिएंट रहेगी। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग सिंपल सी बात है, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, वहीं पे आपको शुरू के 15 दिन, 1 महीने में ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जा रही है कि जो ये कंपनी का काम है वो इस तरीके से होगा। अनदर वे ऑफ कॉलिंग इट आउट इज क्या? ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज इंटर्नशिप। आप इंटर्नशिप करते हो, कई बार आपके कॉलेजेस जो है वो मैंडेट भी करते हैं कि समर में आपको 2 महीने किसी कंपनी के साथ काम करके आना है, भले ही फॉर अ वेरी स्मॉल रेम्यूनरेशन। उससे क्या होता है? आपको एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है,
एंड अगर कंपनी को लग रहा होता है कि ये जो इंटर्न आया है ये तो बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत जल्दी से काम सीख जाता है, तो वो उसको उसी टाइम PPO कहते हैं ना, प्री प्लेसमेंट ऑफर दे देते हैं। ठीक है, सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज अनदर वे ऑफ एडिंग टू द ह्यूमन कैपिटल ऑफ द कंट्री। क्यों? क्योंकि उससे कंपनी को भी फ़ायदा होता है, ठीक है ना, कि उनको अपने प्रोसेसेस जिस तरीके से चाहिए डिज़ाइंड एग्जीक्यूट होने चाहिए, दे आर इम्पार्टिंग दैट इन्फॉर्मेशन। एंड इन टर्न एम्प्लॉय के लिए भी क्या बेनिफिट रहता है कि वो काम जल्दी सीख जाते हैं। ये जो कॉस्ट होती है कि जिस टाइम वो आपको सिखा रहे हैं, ऑब्वियसली आप कंपनी को कुछ ऐड तो नहीं कर रहे, बल्कि कंपनी आप पे आपके वॉल्यूम एडिशन कर रहा होता था। सो दैट कॉस्ट इज बीइंग बोर्न बाय whom? इट इज़ बाय द कंपनी। बट कंपनी अगेन क्या सोच के इन्वेस्टमेंट करती है आपके ऊपर, क्यों खर्चा करती है कि फ्यूचर में इससे जो रिटर्न्स आएंगे, एक बार काम सिखा दिया फिर जल्दी जल्दी जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होने लग जाएंगे। The next way of adding to the human capital is by the way of migration. लोग क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं। कुछ लोग विद इन कंट्री विच इज़ इंट्रा कंट्री, एंड सर्टन पीपल माइग्रेट आउट ऑफ द कंट्री विच इज़ इंटर कंट्री भी करते हैं। क्यों करते हैं? बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, बेटर एंड हायर इनकम के लिए, बेटर एनवायरनमेंट के लिए, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। माइग्रेशन से रिलेटेड कॉस्ट जो है वो क्या होती है कि भाई हमें सबसे पहले एक तो होती है टैंजिबल कॉस्ट, कि भाई घर सारा शिफ्ट करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा आएगा, ठीक है ना। जो इनटैंजिबल कॉस्ट है विच इज़ कॉल्ड एज the emotional cost which you pay for leaving your hometown, going out of your comfort zone and settling in altogether a new ecosystem. ठीक है, लेकिन ये सारी कॉस्ट हम कहते हैं ना कि एक बार अगर वहाँ सेटल हो गए तो हम सारा अपना पुराना जो है भूल जाएंगे, वो हिसाब बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम वहाँ एडजस्ट हो गए हैं, अच्छी जॉब है, एम्प्लॉयर भी खुश है, हम भी खुश हैं। सो बेनिफिट ऑफ माइग्रेशन, if it outweighs the cost of migration, then it turns out to be again a resource, a way of adding to the human capital. ठीक है जी। And the last source for creation of human capital is information. अब ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई कि एजुकेशन, हेल्थ, स्किल सेट, ये सब ज़रूरी है, ये क्या है? इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन कभी ना कभी कलेक्ट हुई होगी, तभी तो हम ये बात को कंक्लूड कर पाएंगे कि येस, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे एक्सपेंडिचर होना ज़रूरी है अगर हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इन्फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल क्रिएशन। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन होगी, वी विल बी एबल टू मेक बेटर चॉइसेस। अगर मान लीजिए इन्फॉर्मेशन कहीं पे एक्यूमुलेट नहीं हो रही, कलेक्ट नहीं हो रही कि ओके मेरे से रिलेटेड, मेरे स्किल सेट से रिलेटेड जॉब्स जो है वो इस सिटीज़ या कंट्री में अवेलेबल है, तब तक वो जॉब्स अपने आप में हैं, तो वो क्या मुझे फ़ायदा पहुंचा रही है? नहीं पहुंचा रही हैं। ओनली इट इज़ व्हेन द इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड, processed and provided, it acts as a source of human capital development. ठीक है, अब एक लेवल और, अभी तक हमने बेसिक बातें करी थी, ह्यूमन कैपिटल हम सीख के आए थे, फिर अच्छा मैम एक बार हमने सोर्सेज को फिर से थोड़ा एक स्टेप आगे जाके रिवाइज किया, पढ़ा उनके बारे में कि ओके दीज आर द सोर्सेज दैट कुड बी आइडेंटिफाइड फॉर ह्यूमन कैपिटल क्रिएशन। ठीक है, अब मैम इस कॉन्सेप्ट पे आगे और क्या पढ़ना ज़रूरी है, क्या समझ होनी ज़रूरी है हमारे पास, इस वेयर कम्स द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या होती है? जो मशीन्स, टूल्स, बिल्डिंग्स आपके पास, मान लीजिए मेरे पास 50 लाख रुपए थे, मैंने उससे एक ज़मीन का टुकड़ा, प्लॉट खरीद लिया या प्रॉब्ली एक घर खरीद लिया। लेकिन ह्यूमन कैपिटल इज़ इनटैंजिबल, यू कैन नॉट टच इट। टैंजिबल का मतलब आप उसे छू सकते हो, देख सकते हो। इनटैंजिबल इज समथिंग विच यू कैन नॉट टच एंड सी। तो फिजिकल कैपिटल क्या हो गई? वो टैंजिबल होती है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है मैम। ह्यूमन कैपिटल इनटैंजिबल होती है, क्या आप उसको देख सकते हो, क्या आप उसे छू सकते हो? नहीं, दिस इज समथिंग विच इज़ बीइंग डेवलप्ड एंड एक्वायर्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड इट रिसाइड्स इनसाइड द इंडिविजुअल। इसको आप अपने से सेग्रीगेट नहीं कर सकते। फिजिकल कैपिटल को अपने से सेग्रीगेट कर सकते हो। मुझे लगता है अभी जो मैंने 50 लाख का प्लॉट खरीदा था या घर खरीदा था, अब ये 70 लाख का हो गया है, एंड आई थिंक मैंने अपना पैसा रिकवर कर लिया है, मुझे जितना रिटर्न चाहिए था इसके ऊपर से, एंड प्रॉब्ली आई विल डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी, आई विल सेल इट टू समवन। बट क्या आप
जो स्किल सेट एक्वायर करते हो उसको अपने से सेपरेट कर सकते हो नहीं, आप उसकी वैल्यूएशन करा सकते हो। स्किल सेट की तो वैल्यूएशन होती है कंपनी में कि इस पर्सन के पास, इस व्यक्ति इंसान के पास क्या स्किल सेट है। कंप्यूटर चलाना जानते हैं, डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, ठीक है ना, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना चाहते हैं। सो इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द ओनर द वे फिजिकल कैपिटल कुड बी। इट कैन बी सोल्ड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड। ह्यूमन कैपिटल कैन जस्ट बी वैल्यूड, आप उसकी कीमत लगवा सकते हो बट कैन नॉट बी सेपरेटेड। मोबिलिटी की बात करें तो फिजिकल कैपिटल कैन बी मूव्ड एंड सो इज द ह्यूमन कैपिटल, बट इट इज स्ट्रिक्ट इन सेंस विद द पर्सन। ह्यूमन कैपिटल मूव कर सकती है कि हाँ भाई, ये जो एक बहुत टॉप का सॉफ्टवेयर डेवलपर था, इंडिया में काम करता था किसी एक्स कंपनी में, नज़र पड़ी वाई कंपनी जो कि यूएसए की थी एंड बुला लिया। तो क्या सिर्फ स्किल सेट को बुला सकते हैं? नहीं, ह्यूमन को भी साथ में बुलाना पड़ेगा। वाई? बिकॉज इट इज़ इनसेपरेबल फ्रॉम दी ओनर। दैट इज़ वाई ह्यूमन कैपिटल इन कंपेरिजन टू फिजिकल कैपिटल इज कंसिडर्ड एज इमोबाइल। ह्यूमन कैपिटल पर से इज़ मोबाइल। हाँ, यहाँ काम करते थे, अब जो है लेबर माइग्रेट करके दूसरी कंट्रीज़ में जा रही है, बट हम अगर फिजिकल कैपिटल के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं देन इट इज़ नॉट सेपरेबल, देन इट इज़ लेस मोबाइल और वी कैन कॉल इट एज इमोबाइल ऑल्सो। प्रोसेस की बात करते हैं। फिजिकल कैपिटल क्रिएट करना इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, प्रोसेस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उससे देश की ग्रोथ में, जीडीपी में इंक्रीमेंट हो रहा है। ह्यूमन कैपिटल, अच्छा, एंड इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू सिर्फ एंड सिर्फ इकोनॉमिक पैरामीटर्स ओनली, बट व्हेन आई टॉक अबाउट द ह्यूमन कैपिटल इट इज़ मोर और लेस अ सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस क्यों? बिकॉज इट इज़ जस्ट नॉट लिमिटेड टू the increment in your income, but also expands to increment in or the betterment of your quality of life, the choices that you are making, the future generations reaping the benefits out of it, the family, your nears and dear one reaping the benefits out of it. तो ये एक social process है, economic process नहीं है। डेप्रिसिएशन की बात करें, फिजिकल कैपिटल, येस मैम, वेयर एंड टीयर, मोर यू यूज़ इट, कंप्यूटर को बार बार यूज़ कर रही हूँ, बार बार चार्ज कर रही हूँ, धीरे धीरे वेयर आउट हो जाएगा। बट ह्यूमन कैपिटल वेयर एंड टीयर नहीं होता, बट येस कैन गेट रिड्यूस्ड विद एज द टाइम पासिस बाय। कैसे? जितना दिमाग तेज़ अभी चलता है आपका, वी आर नॉट श्योर कि जब आप अराउंड 40 या आपके 50 या लेट 60s में हो गए, आप तब भी उतने ही एफिशिएंट हो गए। क्यों? यू विल बी एजिंग, आपकी हेल्थ है वो उतनी सपोर्टिव नहीं रहेगी, मतलब आपकी जो बॉडी की मशीनरी है उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस होगी, एंड सो इज़ योर ब्रेन्स एफिशिएंसी। आपकी मेंटल कैपेसिटी जो है वो एज़ कम्पेयर टू व्हाट एंड वेयर यू आर स्टैंडिंग नाउ डेफिनेटली रिड्यूस होगी। तो ह्यूमन कैपिटल भी धीरे धीरे डिक्लाइन करती है, डेप्रिशिएट नहीं करती, डिक्लाइन ज़रूर करती है। फिजिकल कैपिटल तो एज वी नो इट डेप्रिशिएट्स विद द मोर यूजेज ऑफ दैट टूल, मशीनरी और वॉट एवर द असेट यू आर हैविंग। बेनिफिट्स फिजिकल कैपिटल के प्राइमरली इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं। मैंने मशीन खरीदी तो मशीन बनी भी तो होगी, क्योंकि मैंने मशीन की डिमांड करी, इट इज़ एडिंग टू द टोटल प्रोडक्शन लेवल ऑफ माई कंट्री। बट जो ह्यूमन कैपिटल है उसके बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट्स होते हैं, जो कि बोथ पब्लिक, मतलब दैट इज़ इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल बेनिफिट्स दोनों होते हैं। एग्जाम्पल अगेन, जापान ने रियलाइज़ किया, जापान ने टूल्स एंड मशीनरीज बनाने में इन्वेस्ट नहीं किया इनिशियली, दे कुड हैव डन दैट एज वेल। बाहर से इंजीनियर्स बुलाओ, यहाँ पर टूल्स एंड मशीनरीज बनाएंगे, नहीं, उन्होंने अपने यूथ को ट्रेन किया। जब ये ट्रेन हो जाएंगे, ये उस लायक बना देंगे हम इनको कि ये अपने आप टूल्स, मशीनरीज, टेक्नोलॉजी हमारे देश में बनाने लग जाएंगे, हमें बाहर दूसरे देशों पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं और बात करते हैं कि अच्छा ह्यूमन कैपिटल, मैम अभी भी मैं ह्यूमन कैपिटल को शायद फिर से इकोनॉमिक ग्रोथ से कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। सिंपल है बेटा, सिंपल, जो हमने बात करी कि पढ़े लिखे होगे, बेटर जॉब मिलेगी। बेटर जॉब क्यों मिलेगी? कोई भी कंपनी आपको ज़्यादा पैसा क्यों देगी? क्योंकि आप कम टाइम में, मान लीजिए 8 घंटे लेते हो रोज़ के बेसिस पे, लेकिन आप उससे जो आउटपुट जनरेट कर रहे हो दैट इज़ fetching much more money as what they are investing on you. Let's say आपकी सैलरी 50,000 की है महीने की,
किसी कंपनी में, लेकिन आप उनको हर महीने 2 लाख रुपए तक की सेल्स करके देते हो, तो उस 2 लाख में से 50,000 रुपया कंपनी को आपको देना ऑब्वियसली नहीं चुभेगा, ठीक है ना, क्योंकि आप इतना पोटेंशियल रखते हो। क्यों? क्योंकि आप एजुकेटेड हो, तभी तो आप ये सैलरी जो है वो कमा पा रहे हो, ठीक है ना, बिकॉज you are informed. It will help you in making better decisions with respect to your health choices also, your overall health longevity also, ठीक है। As I said, टेक्नोलॉजी को जितनी जल्दी अडॉप्ट कर पाएगा एक स्किल्ड पर्सन, वो अनस्किल्ड पर्सन नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब आपने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली है जल्दी से, जो भी नया डेवलपमेंट हो रहा है उससे क्या होगा, आप एफिशिएंट, टेक्नोलॉजी क्या करती है, हमें एडी तो करती है, हमारे प्रोसेसेस को फास्टर बनाती है। तो अब ये क्योंकि मैं लर्नड थी, मैंने कोई भी नया चेंज, कोई भी नया टेक्नोलॉजी जो आया उसको फटाफट से अडेप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया उसको, मैंने जल्दी से सीख लिया, उससे मेरी प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज़ हुई। अर्लियर 50,000 की सैलरी थी, आई वॉज गेटिंग और अर्निंग 2 lakhs फॉर माई कंपनी, बट प्रॉब्ली विद द अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी दिस फिगर इंक्रीज टू 3.5 लाख। तो क्या हो रहा है, ह्यूमन कैपिटल से इकोनॉमिक ग्रोथ डायरेक्टली लिंक्ड है। ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी डेफिनेटली इंक्रीज होगी ही होगी। एग्जाम्पल मैम थोड़ा और समझाओ, ठीक है, ज़रा यहाँ पे लिटरेसी रेट देखो। 1951 हमें आज़ादी कब मिली थी, 47, तो उसके 3-4 साल बाद की बात है। 1947 की 51 की बात करें, इंडिया में लिटरेसी रेट क्या था, ऑल अराउंड 22%, मतलब जस्ट नॉट इवन 1/4 ऑफ आवर पॉपुलेशन वॉज बीइंग लिटरेट, उनको रीड एंड राइट करना नहीं आता था। उस टाइम पर कैपिटा इनकम देखो क्या थी, 7600 पर कैपिटा इनकम, मतलब प्रति व्यक्ति आय, पर पर्सन इनकम। लिटरेसी लेवल जैसे ही डबल हुआ तो यहाँ पे आप देख रहे हो देयर इज इंक्रीमेंट इन द पर कैपिटा इनकम ऑल्सो, और जब 64% पे पहुँचे इट इंक्रीज मोर, एंड जब 75% जब लिटरेसी रेट पहुंचा तो कंट्री में पर कैपिटा इनकम भी तो इंक्रीज हुई। पर कैपिटा इनकम कब इंक्रीज हुई होगी, जब टोटल आपकी कंट्री की जो टोटल इनकम, लेट्स नॉट कॉल इट एज नेशनल इनकम, हम हेवी टर्म्स नहीं यूज़ करेंगे, कंट्री की टोटल इनकम जब इंक्रीज हुई होगी तभी तो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई होगी। कैसे मैम, भाई पर कैपिटा इनकम कैसे निकाल रहे हो, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो जब न्यूमरेटर इंक्रीज होगा, पहले 50 को हम डिवाइड कर रहे थे 50 लोगों में तो आ रहा था 1, जब न्यूमरेटर 100 हो गया और डिवाइड किया अमंग्स 50 तो आया पर कैपिटा 2। जब धीरे धीरे न्यूमरेटर 150 हो गया, अब उसको 50 लोगों के बीच में डिवाइड करो तो पर कैपिटा इनकम हो गई 3, ठीक है। एंड नॉट जस्ट द पर कैपिटा इनकम, यू सी विद द इंक्रीज इन लिटरेसी रेट, आप यहाँ पे डेथ रेट देखो, वो भी ग्रेजुअली रिड्यूस हुआ। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे हैं, पता है कि बीमारी लगेगी तो कहाँ जाना है, ये जो क्वैक्स होते हैं उनके पास नहीं जाना, जादू टोने कराने नहीं जाना, वी नीड टू सी अ डॉक्टर। मॉर्टैलिटी रेट देखो, इन्फेंट मॉर्टैलिटी रेट, क्या वो रिड्यूस हुआ? क्यों हुआ? बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ आई, हाँ डेफिनेटली वो रीज़न है, बट बिकॉज मैं पढ़ी लिखी थी, मुझे ये भी पता चला कि देर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल चाइल्ड बीइंग बॉर्न। तो मॉर्टैलिटी रेट जो 146 था आउट ऑफ एवरी 1000 children that were being born, that got reduced to 28 by 2018-21, ठीक है। तो मुझे समझ आया कि यस, ह्यूमन कैपिटल का बेनिफिट सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, बट इट इज़ बेनिफिशियल, द बेनिफिट्स पर्कुलेट्स टू अदर सोशल सेक्टर्स एज वेल, ठीक है। अब देखते हैं एक और कॉन्सेप्ट को, विच इज़ ह्यूमन कैपिटल वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट। यूजली ये दोनों टर्म्स जो हैं वो इंटरचेंजेबली यूज़ करे जाते हैं, बट कैन दे बी यूज इंटरचेंजेबली? नो। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल है, वो ये कह रहा है कि अगर मैं एक ह्यूमन में इन्वेस्ट कर रही हूँ बाय द वर्च्यू ऑफ ट्रेनिंग देम, अपस्किलिंग देम, प्रोवाइडिंग देम गुड हेल्थ फैसिलिटीज़, तो मैं इसमें बेसिकली क्या मेरा इसमें एंड गोल क्या है, कंट्री में प्रोडक्टिविटी लेवल जो है वो इंक्रीज़ होना चाहिए। बट जो ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो ये कह रहा है
कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो ना हो, बट इफ द वेलबींग इज गेटिंग बेटर इज वॉट वी आर सीकिंग फॉर. आई रिपीट, ह्यूमन डेवलपमेंट का एंड गोल, जो कॉन्सेप्ट ह्यूमन डेवलपमेंट है उसका एंड गोल प्रोडक्टिविटी लेवल को इंक्रीज करना नहीं है. दैट कुड बी वन ऑफ द गोल बट नॉट द एंड और द ओनली गोल. ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है ह्यूमन वेलबींग इज व्हाट वी सीक. अगर हम किसी को स्किल कर रहे हैं, हम किसी को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी को हेल्थ प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट ओवरऑल जो ह्यूमन का वेलबींग है वो इम्प्रूव हो. ह्यूमन कैपिटल जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली एक क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहा है. वो कह रहे हैं कि अगर हम ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं बाय द टर्म्स ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड द सोर्सेज दैट यू हैव सीन, अगर उससे उस इन्वेस्टमेंट से मेरा फाइनल आउटपुट इंक्रीज नहीं हो रहा. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में पहले लेट्स से पूरे साल में 2000 टाइप के गुड्स बनते थे, ठीक है, या 2000 kgs ऑफ राइस बनते थे लेट्स से. Because now I have imparted skill set to the farmers, if the production level is not getting increased to let's say any numbers, let's say 3000 kgs in a whole year, then this investment is of no use to me. Probably I would see कि ये जो पैसा था मेरा वेस्ट हो गया, ठीक है. बट ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो कह रहा है कि इररिस्पेक्टिव कि जो प्रोडक्शन लेवल है वो इंक्रीज हुआ है या नहीं, प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमंस इंक्रीज हुई है कि नहीं, वेलबींग तो इम्प्रूव हुआ है ना. सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी टैंजिबल आउटपुट व्हेन आई कंसिडर ह्यूमन डेवलपमेंट इन पिक्चर. क्योंकि यहाँ पे तो फोकस क्या है, वेलबींग पे है. यहाँ पे फोकस ये नहीं है कि अगर मैं किसी पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लाइक पेरेंट्स ये बोल दें कि इट डजेंट मैटर टू अस कि तुमको हमने इतने अच्छे कॉलेज से पढ़ाया, whether you are doing good job or not, whether you are adding to the family's income or not, तुम्हारी भलाई हो रही है कि भाई तुम अपना अच्छा सोच पा रहे हो, is what is the end goal, is what is called as human development. ठीक है, the focus is on income, economic growth under human capital, which is not the case with respect to human development. वहाँ पे quality of life, dignity से जीना, dignity से कब जी पाओगे, जब तुम informed होगे, जब तुम वेल रेड होगे. तुम्हारे राइट्स तुमसे कोई ले नहीं पाएगा. एट द सेम टाइम यू वुड बी नोइंग कि मेरी क्या ड्यूटीज़ है टूवर्ड्स माई फैमिली, टूवर्ड्स माई सोसाइटी. ठीक है. अच्छा मैम, ये जो ह्यूमन कैपिटल है या ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, हु टेक्स केयर ऑफ दिस? कौन कंट्री में, कोई से भी देश में, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई डेवलप कंट्री हो या लीस्ट डेवलप कंट्री हो, who takes care of this, that human capital is being formed और human development हो रहा है कि नहीं? Obviously the government. It is not that only the government is taking care of that, obviously private sector भी है, लेकिन government का intervention होना बहुत, government का involve होना बहुत ज़रूरी है for creation of human capital. What do you think could be the reason? Slide तो मैं दिखा दूंगी, आंसर दिख जाएगा, बट मैं तुम लोगों से पूछना चाहती हूँ बिकॉज कब तक मैं तुम्हें स्पून फीड करूँगी? तुम्हारा थॉट प्रोसेस डेवलप होना भी तो ज़रूरी है. हर डाउट पे तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा वीडियो हो, मैं वहाँ प्रेजेंट हूँ. अगर मैं तुमको, मेरे वीडियोस तुम्हें एम्पावर नहीं कर रहे, एनेबल नहीं कर पा रहे हैं, देन इट इज़ जस्ट अनदर NCERT वीडियो, तुम कहीं से भी पढ़ लो. और तुमको एम्पावर करने के लिए मेरे लिए ज़रूरी बहुत ज़्यादा हो जाता है कि मैं तुम लोगों को बार बार इग्नाइट करूँ, मैं बार बार प्रोवोक करूँ कि यू नीड टू अप्लाई योर ब्रेन, स्टार्ट कनेक्टिंग द डॉट्स व्हाट वी हैव रेड टिल नाउ. अच्छा, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नेसेसरी और नीडेड फॉर क्रिएशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट? क्योंकि बहुत सारी जनता मैम ऐसी है, हमने पढ़ा था वो पावर्टी वाला कॉन्सेप्ट, बहुत सारी जनता ऐसी है जो एट इनिशियल लेवल उनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी एंड उनको फ्री कॉस्ट पे या सब्सिडाइज्ड कॉस्ट पे ये जो हेल्थ बेनिफिट्स है, एजुकेशन बेनिफिट्स है, प्राइवेट सेक्टर शायद ना प्रोवाइड कर पाए.
क्यों नहीं कर पाए? बिकॉज कोई भी प्राइवेट कंपनी है, मान लीजिए आपने आज कोई स्कूल खोला, आप कुछ चुनिंदा बच्चों को तो हो सकता है फ्री में पढ़ा पाओ, सबको पढ़ा पाओगे नहीं? आप कहोगे मैम हमें भी तो अपना घर चलाना है, हमें भी तो देखना है कि हम कुछ कमा रहे हैं मंथ के एंड में, क्योंकि जो बिजली, पानी, नोटबुक, किताबें, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड का खर्चा आ रहा है वो कहाँ से निकलेगा मैम? तो ये समझ आ गई कि अगर कोई प्राइवेट पार्टी कोई ऐसा सोशल बेनिफिट प्रोवाइड करे, दे वुड बी चार्जिंग सम फीस फॉर इट। ठीक है, जो पे कर सकते हैं वो जाके वहाँ से अवेल कर लें, बट व्हाट अबाउट दोज हु कैन नॉट अफोर्ड टू अवेल सच सर्विसेज? तो फ्री में कौन प्रोवाइड करेगा, सब्सिडाइज रेट पे कौन प्रोवाइड करेगा? इट इज़ वेयर द रोल ऑफ द गवर्नमेंट कम्स इन। क्या सिर्फ यही रीज़न है? नहीं मैम, ये सारे जो सोशल सेक्टर डेवलपमेंट्स है वो सारे के सारे प्राइवेट हाथों में ना चले जाएं, एंड देन प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें एक्सप्लॉइट करना ना स्टार्ट कर दे, टू कीप अ चेक एंड बैलेंस ऑन दोज, दैट इज़ वेयर ऑल्सो देयर इज़ अ नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो एक बार थोड़ा सा ये देखते हैं। फर्स्ट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज रिक्वायर्ड ऑन द एरियाज दैट क्रिएट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इम्पैक्ट। येस, अगर जापान की गवर्नमेंट अर्ली 1900 में ये नहीं स्टार्ट करती तो क्या जापान आज वहाँ होता जहाँ वो है? नहीं। प्रिवेंट्स एक्सप्लॉयटेशन बाय प्राइवेट प्लेयर्स वेयर पीपल लैक इन्फॉर्मेशन। आपने देखा होगा एक चीज़ होती है स्टेंट, जो यूजुअली हार्ट में डलता है जब हार्ट में ब्लॉकेज बढ़ जाती है। कुछ सालों पहले तक देयर वाज नो रेगुलेशन ओवर द प्राइस ऑफ स्टेंट्स जो कि पेशेंट्स को एडमिनिस्टर किए जाते हैं, डाले जाते हैं हार्ट पेशेंट्स को। तो जो ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, दे वर चार्जिंग एनी रैंडम अमाउंट फॉर दैट। सिमिलरली अगर कोविड वैक्सीन्स को देखते, कोविड वैक्सीन्स के प्राइस को अगर गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती तो तुम्हें क्या लगता है क्या होता? जैसे हॉस्पिटल बेड्स के प्राइस देखे तो तुम्हें उस टाइम कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे। तो एग्जैक्टली वही चीज़ है यहाँ पे भी। एग्जाम्पल समझ आया? सो अगर गवर्नमेंट इंटरवीन ना करे, देन जो लोग जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि सबके पास सब ज़रूरी नहीं है ना वेल रेड हो, तो जिन लोगों के पास इन्फॉर्मेशन एंड जो वेल रेड है, ज़रूरी नहीं है उनके पास हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो, देन दे विल बी वेरी मच वल्नरेबल टू बी एक्सप्लॉयटेड बाय द हैंड्स ऑफ द प्राइवेट प्लेयर्स इन दोज पर्टिकुलर सेक्टर्स। एट द सेम टाइम, to ensure safety standards are adhered to, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन हो रहा है, प्राइसिंग जो है वो फेयर हो रही है, सर्विसेज जो है डिलिजेंटली प्रोवाइड करी जा रही है, इफ द मनी इज बीइंग चार्ज फॉर देम, तो कौन ऊपर ओवरसी करेगा? अगेन मुझे गवर्नमेंट की ज़रूरत है, बिकॉज गवर्नमेंट कुड एनफोर्स रूल्स, कुड एक्ट एज अ रेगुलेटर। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये तो हमने समझ ही लिया था कि यस मैम सब नहीं अफोर्ड कर सकते हैं महंगे अस्पतालों में जाके इलाज कराना, महंगे स्कूलों में पढ़ाई करना, तो क्या उनको पीछे रहने दे जो अफोर्ड नहीं कर पा सकते? नो, गवर्नमेंट नीड्स टू टेक केयर ऑफ देम टू। क्यों? क्योंकि पहला, जिनके पास पैसे हैं या जिनके पास रिसोर्सेज है वो और आगे बढ़ जाएंगे, जिनके पास नहीं है वो और पीछे रह जाएंगे। तो क्या इंक्रीज होगी? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी तो इंक्रीज होगी, चलो वो तो समझ आ गई मैम। एट द सेम टाइम जो ये जो चंक है पिरामिड का जो नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, ठीक है ना, ये क्या बन के रह जाएंगे एक देश के लिए? असेट? नहीं मैम, ये एक लाइबिलिटी। गवर्नमेंट को थ्रू आउट ईयर्स एंड ईयर्स ये देखना पड़ेगा कि इनको हम कैसे सही सलामत रखें, कैसे हम इन तक फ्री फूड ग्रेन्स पहुँचाएँ, कैसे हम इन तक सब्सिडाइज्ड हेल्थ फैसिलिटीज़ पहुँचाएँ। अगर इनको भी एम्पावर एनेबल कर दिया, हो सकता है फ्यूचर में गवर्नमेंट को सब्सिडी देने की ज़रूरत ही ना पड़े, बिकॉज एवरी वन इज़ कैपेबल इनफ टू फेंड फॉर देम सेल्व्स। दैट इज़ वाई गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज़ नेसेसरी और नीडेड फॉर क्रिएशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो फिर मैम इंडियन गवर्नमेंट ने आज तक क्या स्टेप्स लिए हैं? हाँ, पहले बात करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने एजुकेशन के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं। तो सबसे पहले तो 2009 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसको फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं तुमने पॉलिटी में? वहाँ पे कौन से, अच्छा ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, स्पेशली वो बच्चे जो बोलते हैं मैम दूसरे सब्जेक्ट से तो हम कंफर्टेबल हैं बट नॉट इकोनॉमी। तो कौन, क्या राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है और कौन से आर्टिकल के अंडर है, अगर है तो? ठीक है, सो 2009 में एक एक्ट पास हुआ था जहाँ पे गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया था फ्री एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स।
ये जो इस पूरे प्रोग्राम को फंड करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? ऑब्वियसली द गवर्नमेंट हैज़ द रिसोर्सेज, बट द गवर्नमेंट ऑल्सो लेवीड एजुकेशन सेस। सेस को आप इस तरीके से समझ लो, चार्ज। मान लीजिए गवर्नमेंट ने बोला है कि इंडिया में जो भी बुक बिकेगी, कोई सी भी बुक हो सकती है, वो मैगजीन हो सकती है, कोई आपकी करिकुलम की बुक हो सकती है, उस बुक की MRP पे 2% जो है एजुकेशन सेस लगेगा। लेट्स से 200 रुपये की बुक है, उसके ऊपर 2% जो है गवर्नमेंट आपसे एजुकेशन सेस लेगी। और वो जो पैसा इकट्ठा होगा बाय द नेम ऑफ एजुकेशन सेस विल बी यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग दिस कंपल्सरी एजुकेशन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। देन गवर्नमेंट ने लोन्स प्रोवाइड करे एट अ सब्सिडाइज रेट, प्लस कैपिटल इन्फ्यूज़ करी। कैपिटल इन्फ्यूज़ मतलब गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में। और गवर्नमेंट ने खैर बहुत सारी स्कीम्स भी चलाई टाइम टू टाइम। जैसे एक बड़ी फेमस हुई थी स्कीम जिसमें मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता था बच्चों को, स्पेशली इन द रूरल एरियाज़ की बच्चे जो हैं वो पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। उनको कैसे बुलाया? उनको ये बोला कि आप आओगे, क्योंकि वो इतना जो वर्ग था वो वाला, जो कहते जो पॉपुलेशन का एक चंक था, वो ऐसे लोग थे जिनके पास 2 स्क्वायर मील भी नहीं था एक दिन में। तो उन्हें बोला अगर तुम्हें खाना खाना है ना तो स्कूल आओ, स्कूल अटेंड करो, दोपहर में तुमको खाना खिला के घर भेजेंगे। सो द मोटिवेशन वॉज नॉट टू रीड, हाउ टू लर्न टू रीड एंड राइट, बट क्योंकि हमें खाना मिलेगा, खाना खाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। सो दैट वॉज वॉट द गवर्नमेंट डिड टू इंसेंटिवाइज द स्टूडेंट्स टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। फिर गवर्नमेंट ने 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लेके आई गवर्नमेंट, जिसमें ऑब्वियसली सी विद द टाइम पासिंग बाय नई स्ट्रीम्स निकल के आती हैं। आज से आप 20 साल पहले या 50 साल पहले चलो, जो आपके पेरेंट्स ग्रेजुएशन या आप स्कूल में थे, वो बोलते थे उस टाइम तो क्या ही होता था, हमारे या तो भाई BCom कर लो और ज़्यादा बात है तो फिर BA कर लो, या वो होम साइंस जो है सेक्शन में चली जाती थी लड़कियाँ। उस टाइम की जो पॉलिसी थी वो उन्हीं सब्जेक्ट्स, उन्हीं एरियाज़ के अराउंड जो है फ्रेम थी। जैसे जैसे इकोनॉमी इवॉल्व करी, सिचुएशंस, नई स्ट्रीम्स निकल के आई स्पेशलाइजेशन की, जैसे AI इज़ नाउ न्यू स्किल, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो पहले वाली पॉलिसी इन सेक्शंस को इन एरियाज़ को केटर नहीं करती थी, इन स्किल सेट को केटर नहीं करती थी। इसलिए 2020 में गवर्नमेंट एक नई न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आई। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मेंस में आएगी। अभी हमने क्या जस्ट एक बार सुन लिया, सो दैट जब हम उसको एडवांस कोर्स में पढ़ेंगे तो हमें ये नहीं लगेगा अच्छा व्हाट इज़ दिस, ये क्यों आई थी, क्या लेना देना था। नहीं, क्योंकि हमने उसको अपने फंडामेंटल्स से कनेक्ट किया है यहाँ पे। ठीक है, और क्या हम देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने ओवर द टाइम जो है दे हैव स्पेंट ऑन क्रिएशन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। तो हम यहाँ पे एजुकेशन पे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज़ हुआ है ओवर द टाइम। 1952 में गवर्नमेंट यूज्ड टू स्पेंड 7.9% ऑफ देयर एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, बट नाउ दैट चंक इज़ 18.5%। कंट्री की जीडीपी क्या होती है? मेरे कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं प्राइमरी सेक्टर द्वारा, सेकेंडरी सेक्टर द्वारा एंड टर्शरी सेक्टर द्वारा, उसकी टोटल वैल्यू का कितना प्रतिशत हिस्सा मुझे कैसे पता चलेगा कि एजुकेशन सेक्टर से आ रहा है? ठीक है, ये कितना प्रतिशत जो है एजुकेशन से रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं? तो 0.64% था। नाउ दैट हैज़ इंक्रीज टू 4.47। वी आर स्टिल फार बिहाइंड व्हाट द शेयर ऑफ एजुकेशन इन GDP ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। अच्छा, स्टेट वाइज वेरिएशन देखें हम कि कितना स्पेंड होता है पर कैपिटा एक बच्चे की पढ़ाई पे, पर चिल्ड्रन पर पर्सन बेसिस पे कितना स्पेंड होता है, दैट वेरीज अक्रॉस स्टेट्स टू स्टेट एज वेल। सिक्किम में इट इज़ मच हायर एज कम्पेयर टू बिहार। ठीक है, एंड सबसे ज़्यादा फोकस अगर मैं बात करूँ तो एक होती है एलिमेंट्री एजुकेशन, देन कम्स दी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड देन हायर। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे एनरोलमेंट कहाँ पे है? एलिमेंट्री एजुकेशन में, कि भाई छोटा होता बच्चा भेज दो। लेकिन एक चीज़ नोटिस करी गई कि जैसे जैसे हम हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
ड्रॉप आउट मतलब पीपल स्टॉप गोइंग टू द स्कूल्स एंड कॉलेजेस. वाई? फीमेल्स की बात करूँ, स्पेशली इन रूरल एरिया काफ़ी प्रोमिनेंट है. वो बोलते हैं कि भाई क्यों पढ़ाना है इसको, तो इसकी पैसा बचाओ और शादी कराओ. मेल्स के केस में मैनी ऑफ देम पढ़ने में मन नहीं लगता, या दे सून समटाइम्स बिकॉज ऑफ द फैमिली कंडीशंस दे एंटर इनटू द जॉब इंडस्ट्री. तो सबसे ज़्यादा बच्चे प्रेजेंट कहाँ पे है? ऑब्वियसली एट द एलिमेंट्री लेवल. सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ पे होता है? बहुत सारी फैमिलीज इसलिए भी पीछे हट जाती है, चाहे वो मेल चाइल्ड है फीमेल चाइल्ड है, पैसे ही नहीं है पढ़ाने के लिए. लेकिन खर्चा कहाँ पे, क्या बोला मैंने, सबसे ज़्यादा एट दिस हायर लेवल. क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई महंगी होती है. स्कूल की फ़ीस कम होती है ना आपकी कॉलेज की फ़ीस से, बस वही वाली बात. अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंट्री में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है हमारे, ठीक है. तो हमें ये इंश्योर करना है कि एजुकेशन इज़ अवेलेबल फॉर ऑल. इट शुड नॉट बी लिमिटेड फॉर सर्टेन चंक ऑफ पीपल हु कुड अफोर्ड इट एंड सर्टेन एरियाज. It should be available throughout the countries and for all the strata of society. ठीक है, बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड टू रिमेन इलिटरेट अगर हमें विकसित भारत बनना है तो. ठीक है, अब जब ये धीरे धीरे ये बातें समझोगे, मेरी जो इकोनॉमी वीकली है वो समझ आने लग जाएगी. इकोनॉमी वीकली क्या है? हम लोग वीकेंड पे पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स इकोनॉमी के कवर करते हैं. प्रीलिम्स मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से. वी हैव टू मेक श्योर इररिस्पेक्टिव, ये जो मेल एंड फीमेल, एजुकेशन इज़ इम्पार्टेड एंड अवेलेबल फॉर एंड एक्सेसिबल फॉर ऑल. एंड जो गैप है कि भाई मेल्स आर मोर एजुकेटेड एंड फीमेल्स एज कम्पेयर टू मेल्स आर लेस एजुकेटेड, दैट गैप हैज़ टू बी नैरोड डाउन गोइंग फॉरवर्ड. प्लस वी हैव टू पुश स्टूडेंट्स टू टेक अप दी हायर एजुकेशन. ये नहीं 12वीं तक पढ़े एंड ख़त्म. नो, वी नीड स्किल्ड वर्क सेट, स्पेशलाइज स्किल होने चाहिए. अदरवाइज बहुत ही एवरेज जो है आपकी लाइफ रह जाएगी. क्यों एवरेज रह जाएगी? स्पेशलाइज, आपका किसी चीज़ में निश नहीं है, स्पेशल स्किल सेट नहीं है. यू विल बी जस्ट अनदर एन एवरेज ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली. आप अपने आप को कभी भी अपग्रेड नहीं कर पाओगे, अपने लाइफ को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे. प्लस वॉट वी वुड नीड इज़ मोर इंस्टीट्यूशंस विच आर इन टू अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग ऑफ यूथ. ग्रेजुएशन सबने करी होती है, लेकिन स्किल सेट इज़ वेयर द गैप एग्जिस्ट, जिसको आप बहुत टाइम एंड अगेन मेरी क्लासेस में या कहीं से भी पढ़ोगे ना, सुनोगे, विच इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूज स्किल गैप. पढ़ाई हमने एक्स करी, इंडस्ट्री में वाई स्किल की डिमांड है, देन देयर इज़ अ गैप. जॉब्स हैं, स्किल मेरे पास लेकिन दूसरा है. द गैप हैज़ टू बी फुलफिल्ड फॉर विच वी नीड लॉट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस. बात समझ आई? तो इसके साथ हमारा चैप्टर 4 भी ख़त्म हो जाता है, हमारी 11th की NCERT का. मूविंग फॉरवर्ड, इकोनॉमी वीकली क्या है? उसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो. नोटिफिकेशन तुमको हर वीकेंड पे आ जाया करेगा, जहाँ पे हम करंट अफेयर्स को, क्योंकि अब तुम मुझसे NCERT अपने फाउंडेशन को बिल्ड कर रहे हो मेरे साथ, तो करंट अफेयर क्लासेस बहुत ईजिली समझ आएंगी. ठीक है, हाउ टू मेक नोट्स, इसके लिए एक स्टार्टर पैक है. ठीक है ना, ये स्टार्टर पैक को आप एक्सेस कर सकते हो. इसमें आपके पास एक रिविजन वर्कशीट्स है, वो मैंने वहाँ पे दी हुई है. ठीक है, तो अब आपको जो नोट्स बनाने हैं उसकी चिंता बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगी. क्यों? क्योंकि नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं इसमें. तो मैम ये मुझे फ़ायदा कैसे देगा? आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स देख रहे हो, आप जो इसके बीच में प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखोगे जो मैंने इसके साथ दिए हैं, कि जो मैंने पढ़ा क्लास में, क्या उसी चीज़ को मैं नोट्स के तरीके में कन्वर्ट कर पा रहा हूँ? कैसे वो टेस्ट होगा? जब आप ब्लैंक्स भरोगे, जब आप वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, जब बीच में दिए PYQs जो इंटीग्रेटेड है, जो ओवरलैपिंग है फ्रॉम योर NCERTs, उनको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो टेस्ट करोगे. एंड दैट इज़ वेयर जो आपका NCERT में कॉन्फिडेंस है बाय द एंड ऑफ द एंटायर सीरीज अलॉन्ग विद द स्टार्टर पैक, हाँ 10 on 10 होगा. तब आपको कोई शेक नहीं कर पाएगा कि मेरे फाउंडेशन के कॉन्सेप्ट्स वीक है. एंड नाउ देन यू विल बी इन अ पोजीशन कि आप कहीं से भी इकोनॉमिक्स पढ़ो, आपको समझ आएगी ही आएगी. सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे स्टूडेंट्स. अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम 5th and 6th चैप्टर पे फोकस करेंगे. ठीक है, टिल देन कीप स्टडिंग. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. क्यों मैं बार बार पुश कर रही हूँ? सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो वो तुमसे स्किप या मिस ना हो जाए. सो दैट इज़ ऑल एंड गॉड ब्लेस यू.